नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा। आपके साथ स्टूडियो में विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी बस पहुंच ही रहे हैं प्रोग्राम में। तो तब तक मैं आपको दिखाता हूं कुछ तस्वीरें, और अच्छी तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें पॉलिटिक्स में आनी ही चाहिए। और इसके बहाने फिर हम और बातें कर लेंगे कि कौन ऐसी राजनीति कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। अच्छी सुंदर तस्वीर पहली बार होगा शायद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार का कोई नेता एक साथ चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए। जी हां, खबर यही है कि प्रधानमंत्री बैठे हैं और बगल में बैठी हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तस्वीरें आज संसद की, आज आखिरी दिन है इस सत्र का, और आज ये परंपरा है कि आखिरी दिन सत्र के जो स्पीकर होते हैं वो अपने चेंबर में, अपने दफ्तर में बुलाते हैं, फ्लोर लीडर्स को बुलाते हैं। तो वहीं ये मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें आए हुए थे और इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुए। तस्वीर आप जरा देख लीजिए सर। नाम जो पहचान पा रहे हो सब जरा प्लीज आप व्यूअर्स को लिए बता दें। राजनाथ जी दिख रहे हैं, राजनाथ जी के बगल में प्रियंका जी, लोकसभा स्पीकर है, प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह जी है वहाँ पर, और हंसी मजाक हो रहा है। समाजवादी पार्टी से उनके भाई यादव है, प्रहलाद जोशी वहाँ पर दिख रहे हैं, प्रहलाद जोशी है, ललन सिंह बैठे हुए वहाँ पर, राजीव राय भी हैं शायद इसमें। हाँ, सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं। वो आज सेशन खत्म हुआ ना लोकसभा का, हाँ। तो उसके बाद की चाय, जिसकी हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि चाय पर यदि ये बात हो तो अच्छा रहता है कि अब सेशन खत्म हुआ है। और ये ऐसी ही दिन जो पिछला सत्र था जब चाय पर बुलाया था ओम बिरला जी ने, उस वक्त कोई नहीं गया था कांग्रेस पार्टी से। राहुल गांधी नहीं गए थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है, वो नहीं गए थे। लेकिन इस बार राहुल जी विदेश में हैं, प्रियंका जी यहां हैं और प्रियंका जी गई उस मीटिंग में। ये इन दोनों की राजनीति का अंतर दिख रहा है ना। अच्छा, इसमें क्या गलत है बता दें कोई। जितना मैंने पढ़ा, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, कहीं प्रियंका जी की साड़ी का रंग देख रहे हैं आप, काले रंग की साड़ी पहन के गई हैं। ये मार्क ऑफ प्रोटेस्ट है। कहीं मैंने पढ़ा ऐसा कि ये मार्क ऑफ प्रोटेस्ट था। ये जो मनरेगा, जी हाँ, मनरेगा का जी राम जी बिल किया गया, तो उसमें गांधी जी को हटाने में के लिए ये मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, वो विरोध के तौर पर उन्होंने काला रंग पहना हुआ है। इसके बावजूद वहां बैठी हुई हैं और डायरेक्ट बात कर रही है मोदी जी से। ये भी गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप हैं और बाकी लोग बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सीधे मजाक हो रही है, मतलब हंसी मजाक हो रहा है, सीधे इंटरेक्शन हो रहा है प्रियंका गांधी का और प्रधानमंत्री का। कुमारी शैलजा भी है वहां। और ये संवाद टूट चुका था, ये खत्म हो चुका था। मतलब प्राइम मिनिस्टर, अब ये ट्विटर पर बधाई दे देना जन्मदिन की, ये तो अलग बातें होती हैं। इसके अलावा कोई संवाद है ही नहीं। अभी एक तस्वीर आई थी जिसमें पार्लियामेंट में माल्यार्पण करने का दिन था, कुछ महापुरुषों को या शहीदों का था, 13 दिसंबर। तो मोदी जी के ठीक पीछे राहुल गांधी खड़े थे उस कतार में, लेकिन एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द भी। मुझे तो नहीं लगता कि वहां नमस्ते भी हुई होगी दोनों की। लेकिन प्रियंका गांधी का स्टाइल अलग है, विरोध करने के लिए ये भी कि हम काला रंग दिखाएंगे और प्रधानमंत्री के सामने बैठेंगे और अपनी बात भी करेंगे हम। और प्रियंका जी की एक और तस्वीर आपने नहीं देखी, कल की तस्वीर है कि वो नितिन गडकरी जी के पास पहुंच गए। अभी आ रहा हूं, अभी उसी पे आ रहा था मैं। तो ये पहली तस्वीर है। कांग्रेस पार्टी अक्सर प्रधानमंत्री के सामने तो किसी ओकेजन पर सीधे मौजूद होने से बचती ही है, मतलब कम से कम गांधी परिवार। और प्रधानमंत्री के भाषणों में कितना वॉकआउट हुआ है, इस बार अमित शाह बोल रहे थे तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। अब राहुल जी को ले लीजिए आप, 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल जी नहीं जाएंगे, 26 जनवरी के कार्यक्रम में राहुल गांधी नहीं जाएंगे, सीजीआई की शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, सीजीआई के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। यानी जितने ऐसे आपके परंपरागत मौके होते हैं, राहुल गांधी उनसे बचते हैं। उल्टा है यहां पर दिख रहा है आपको। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि प्रियंका जी ने ये काम करने से पहले क्या राहुल जी से फोन पे आईएसडी कॉल लगा के या व्हाट्सएप कॉल लगा के बात की कि नहीं की, कि भाई मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन वो आई, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। तो ये तस्वीर नंबर 1। फिर अब मैं आपको, अब जिसका विजय जी जिक्र कर रहे थे, वो दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं। इंटरेस्टिंग, वो बहुत मजेदार तस्वीर है वो। वैसे तो देखिए, नितिन गडकरी जी सर्वप्रिय नेता हैं। मंत्रियों में कोई व्यक्ति नितिन गडकरी की आपको बुराई करता नहीं दिखेगा, बल्कि नितिन जी के बयान कई बार ऐसे होते हैं कि उससे मौका मिल जाता है पार्टी को असहज कर देते हैं, मोदी जी और अमित शाह जी को घेरने का। ये तस्वीर आई साहब कि गडकरी जी के बगल में वो बैठी हुई हैं और वो अपना कुछ वो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम था। पार्लियामेंट ऑफिस में है उनके, नितिन जी के पार्लियामेंट ऑफिस में, तो उनका अपना कोई काम था कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो वो उनसे करवा रही थी। अब इसके पीछे की कहानी बड़ी मजेदार है। कहानी यह है कि प्रियंका गांधी ने हाउस में बोला, स्पीकर वो बोल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं नितिन जी बहुत समय से आपसे समय मांग रही हूं,
क्यों मिली हुई है। अब मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि आखिर क्यों मुलाकात हुई गडकरी जी की और इनकी। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत समय से आपका जो है समय मांग रही हूँ, समय नहीं मिल रहा है आपका। तो गडकरी जी ने तुरंत इनको बुलाया, अपने दफ्तर में बुलाया और वहाँ पर केवल बुलाया ही नहीं, चाय पिलाई और फिर उनको कुछ स्नैक्स पेश उनके सामने, कुछ मतलब व्यंजन उनके सामने रखा गया। उन्होंने खुद बनाया था, चावल की खीर खिलाई, जो उन्होंने खुद बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट में देख रहा हूँ, राइस बाउल या राइस बॉल, राइस बाउल जो है वो उनको पेश किया गया। तो ये भी पता लगा कि गडकरी जी ने जो है खुद ये जो है व्यंजन जो है तैयार किया था। पहले आप वो पार्लियामेंट वाला उनका वो बयान सुनाइए प्रियंका जी का, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं समय मांग रही हूँ, मिल नहीं रहा। This is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती। अब ये कितना हंसते मुस्कुराते बात हो गई। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता राहुल गांधी को ऐसे बात करते हुए। राहुल गांधी भी तो सांसद हैं। अच्छा, वैसे ये शायद हिमाचल की बात करी थी, क्योंकि हिमाचल में उनका घर है प्रियंका जी का, तो वहां वो कह रही थी। लेकिन वो ये कह रही थी कि इसके अलावा, वो तो क्वेश्चन आवर में उसका सवाल था, लेकिन वो कह रही थी मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में भी आपसे बात करनी है। कई रूट्स के, उनके 7 रूट्स वहां पर कुछ हैं जिन पर काम होना है, तो उसके लिए भी बात कर रही थी। ये तो क्वेश्चन आवर में अपने हिमाचल की बात कर रही थी। लेकिन आप सोचिए कि राहुल जी क्या इस तरह से मुस्कुरा कर बात करते, वो कहते मैं कितने समय से आपको कह रहा हूँ, टाइम नहीं देते हैं मंत्री जी, इनके पास टाइम ही नहीं है अपने सांसदों से बात करने का। उन्होंने प्यार से कहा, हंसते मुस्कुराते कहा कि मैं जून से समय मांग रही हूँ आपसे। और नितिन जी बिल्कुल डिसआर्म हो गए। उन्होंने कहा अरे आप क्वेश्चन आवर अभी आई, क्वेश्चन आवर खत्म होता है, इसके बाद तुरंत आइए, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, तुरंत आप सीधे मेरे। अच्छा, मैंने सुना है कि उन्होंने ये भी कहा कि जब भाई के काम किए हैं मैंने आपके, तो बहन का क्यों नहीं करूंगा, ये भी कहा उन्होंने। गडकरी साहब का रिएक्शन देखिए, जब प्रियंका गांधी मिलने गई और प्रियंका गांधी ने बताया कि भाई वायनाड में जब इतनी बारिश हुई थी, रोड खराब हो गई है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की रोड खराब है, और केरल सरकार ने कई लेटर भेजे, मैंने भी आपको दिया है, मेरी सांसद निधि से मैंने पैसा सैंक्शन करने के लिए भी कहा है। गडकरी जी ने पूरा मामला समझा, अधिकारियों को वहां फोन किया, अधिकारी को बोला कि इसका पूरा डिटेल बनाकर लेकर आइए और ये काम मुझे 31 तारीख के पहले आप मेरे पास लेकर आना, मुझे इसको सैंक्शन देना है। मतलब ऑन द स्पॉट गडकरी ने उस चीजों को समझा जो प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जिस हम्बल तरीके से गई उनके पास कि समय दीजिए, अपनी बात रखी, हम्बल तरीका बताया ना। उन्होंने ये नहीं बताया मैं गांधी परिवार की वारिस हूं, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। बात कर रहे हैं व्यवहार की, पॉलिटिकल व्यवहार की। और अमित शाह जी से भी मिलकर आई पहले पिछले दिनों। ये एक बार जरा ये वाला जो तस्वीर है इसका जरा पूरा ऑडियो के साथ सुना दीजिए गडकरी जी के साथ। और ये दोनों के बीच देखिए, दोनों के बीच अच्छी बातचीत हो रही है। तो वही बात है, देखें राहुल जी के में ये व्यवहार नहीं है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें यही कहा गया था कि राहुल जी एंग्री यंग मैन बन गए। अजय अमिताभ बच्चन को सुहाता है, राहुल जी को नहीं सुहाता। और पॉलिटिक्स में हर वक्त नहीं चलता, तेवर की जरूरत होती है तो कभी तेवर दिखाओ। प्रियंका गांधी भी पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करती हैं, फुल तेवर के साथ कर रही हैं। अभी जो नेशनल हेराल्ड पर हुआ, कोर्ट ने जो संज्ञान नहीं लिया चार्जशीट का, क्या कम तीखा बोला प्रियंका गांधी ने? या पार्लियामेंट में भाषण में मोदी जी के फैक्ट्स करेक्ट जब उन्होंने किए तथाकथित तौर पर, तो क्या कम तीखा था वो बात? लेकिन बात करने का एक तरीका था और दूसरे आदमी को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। दोनों तस्वीरें एक साथ ले लीजिए, ये वाली भी और आज प्रधानमंत्री और स्पीकर साहब के जो ऑफिस में मुलाकात हुई है, वो उन दोनों तस्वीरों को एक साथ ले लीजिए, फिर बात कर लेते हैं। त्रिपाठी जी भी आ गए हैं, प्रोफेसर साहब भी। प्रियंका जी प्रधानमंत्री से मिलाई, गडकरी से मिले, आप लोग दफ्तर ही नहीं पहुंच पा रहे थे। ये भी चाय पर थे ना। तो ये तस्वीर है साहब आज की, ये है आज की 2 तस्वीरें। और ये इंडियन पॉलिटिक्स सर डिस्कशन है। इंडियन पॉलिटिक्स की तस्वीर ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल, या वो होनी चाहिए जो राहुल जी दिखाते हैं हमको? त्रिपाठी जी देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं और कई बार ये लगता है कि प्रियंका भी फुल टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर काम नहीं करती हैं।
कई बार ये भी लगता है कि शायद सोनिया जी के पुत्रमोह की वजह से नहीं होता, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट दिखती है, प्रियंका से बात करते, प्रियंका को देखते या प्रियंका कुछ कहती तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ कोई बहुत झटका सा दे रहा हो, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक कुछ अजीब सा एक अकड़न सी जकड़न सी नहीं दिखती। राहुल गांधी किसी भी अवस्था में रहें, प्रसन्न रहें, दुखी रहें, कोई कुछ मुद्दा उठा रहे हो, कभी हंस भी रहे हो तो चेहरा लगता है जैसे किसी ने खींच के हंसा दिया हो, चेहरे को कहा हो कि स्ट्रेच करो। प्रियंका में सहजता दिखती है और मैं तो अब इस बात का पक्षधर हूं क्योंकि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस नहीं देख सकती, नहीं सोच सकती, या कहें कि जाने पर उसको लाभ नहीं दिखता, धुरी गांधी परिवार है। अगर उनकी वो धुरी है तो ये जो हंसती हुई प्रियंका राजनाथ सिंह जी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, ओम बिरला के साथ, विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ दिख रही है, ये प्रियंका कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस को लीड कर सकती है और लीड करना ही चाहिए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। अब ये तस्वीर आई तो अभी मैं आपको राहुल जी का भी बता देता हूं। एक पोस्ट जो है राहुल गांधी ने अभी, वो एक्चुअली जो पार्लियामेंट में होते हैं राहुल गांधी ना, तो एक वो जन संसद चलाते हैं, मतलब मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो उसका एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। अभी तो वैसे वो विदेश में है, लेकिन विदेश जाने से पहले उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के कुछ बुनकरों से वो मिले थे, उनकी समस्याएं सुनी थी। क्योंकि आप प्रियंका जी की बात हो रही तो राहुल जी की बात भी साथ साथ ही कर लेना। तो इस वीडियो पोस्ट को डाला उन्होंने अभी, और इसमें उन्होंने बताया कि कारपेट सिटी कही जाती है भदोही, आज बदहाल कर दी गई है। मोदी जी ने पहले तो जो एमएसएमई को बर्बाद किया और फिर अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाया और उसके जवाब मोदी जी ने उसका दिया नहीं, तो आज हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, सब एक्सपोर्ट होता है सामान, तो आज हमारी कारपेट इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो गई है। एक वीडियो थोड़ा सा हिस्सा सुन लीजिए इसका। जैसे कि ये हम लोगों के लेबर जो है ऑटोमेटिक प्लांट किए जा रहे हैं, बहुत नुकसान हुआ आपका। आपके 60% में से 40% खत्म है, 60% बिजनेस जो है यूएस और 40 गया। मुझसे क्या चाहते हैं आप भैया? मुझे क्या करना है आपके लिए? नहीं चाहते हैं ना कि आप एक बार भदोही आए, ठीक है, आ सकते हैं, ठीक है, तो हम पहले आके देखते हैं आप क्या कर। अब ये वीडियो डाला, अब मैं केवल बॉडी लैंग्वेज की बात करता हूं। अब आप एक तस्वीर ये ले लीजिए और एक प्रियंका जी की तस्वीर ले लीजिए मोदी जी के साथ वाली, उनको एक साथ ले लीजिए, इसका अंतर आपको यहीं दिख जाएगा। राहुल गांधी के आसपास 4 लोग बैठे हैं, किसी के साथ आई कांटेक्ट है राहुल गांधी का? और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, विजय जी समझ गए होंगे, कई चीजें आई कांटेक्ट नहीं है, साथ में बैठे व्यक्ति हैं, सामने देख के बात करें। कैमरा के लिए बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी बात कर रही हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर से बात कर रही है तो प्राइम मिनिस्टर को देख के बात कर रही है। मैंने कल एक पॉडकास्ट सुना विजय जी का, छोटा सा हिस्सा था, और इनके साथ जो गेस्ट थे वो किसी लिहाज से बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन मोदी समर्थक नहीं है। सईद नकवी जी पुराने जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी के जर्नलिस्ट, बहुत बड़े ऑथर भी रहे हैं वो। मोदी क्रिटिक, रामपुर मोदी क्रिटिक, अपना पूरा आवाज उन्होंने संस्कृत के आप सुनिए सर, उन्होंने कहा क्या उन्होंने, बात गांधी परिवार पे चली तो उन्होंने कहा कि भाई राजीव जी मेरे दोस्त थे, राजीव गांधी मेरे दोस्त थे। तो मैं जो बात कह रहा हूं किसी हैसियत से कह रहा हूं। उन्होंने कहा राहुल गांधी के लिए, उन्होंने यही आई कांटेक्ट वाली बात की कि भाई जो व्यक्ति आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता, मैं कैसे मान लूं कि वो पॉलिटिक्स में कामयाब होगा। ये उनका कमेंट है, मेरा नहीं। यही सर, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ठीक बात है। और नकवी साहब राजीव गांधी के दोस्त थे, उनको मीडिया एडवाइजर राजीव गांधी बनाना चाहते थे, वो मना किया, लेकिन वो उस फैमिली से हैं जो रायबरेली का पहला विधायक है, वो सईद नकवी के चाचा थे, कांग्रेस के विधायक। आगे जो उन्होंने बात की उसमें कोई प्रियंका जी को भी उन्होंने कोई बहुत अच्छी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी की रोशनी में नहीं देखा। उनका कहना यह था कि गांधी फैमिली जहां तक ले आई कांग्रेस पार्टी को ले आई, अब यहां से आगे गांधी परिवार नहीं ले जा सकता इस पार्टी को। उन्होंने तो यहां तक कमेंट किया कि 3 लोग हैं, मतलब सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, 3 लोगों को 3 संसद में सीट मिल गई हैं, तीनों के पास दिल्ली के लुटियन जोन में एक बंगला है। 3 लोग, 3 सीट, 3 बंगले। उन्होंने कहा इतना ही इनको चाहिए और इससे ज्यादा इनको अब देश देगा नहीं। ये उनका कमेंट था। बिल्कुल ठीक है वो सर, बिल्कुल ठीक है। और वो कोई मतलब गांधी परिवार के विरोधी लोगों में से नहीं है, कांग्रेस के साथ बहुत लंबे समय तक रहे हैं और मोदी विरोधी भले ही आप उनको कह सकते हैं, मोदी विरोधी के तौर पर रहे हैं। वो उनका एक लंबा करियर रहा है, पॉलिटिकल भी और पत्रकारिता में। बिल्कुल बिल्कुल। आडवाणी जी के लेकिन बहुत करीबी भी रहे हैं, बड़े
वो तो बड़े जर्नलिस्ट और बड़े ऑथर रहे तो सबके साथ सब्जेक्ट नकवी जी नहीं है, सब्जेक्ट प्रियंका जी और राहुल जी प्रियंका जी उनका राहुल जी पर एक कमेंट ये था, पर्सनालिटी का कमेंट तो था। अच्छा, वो पर्सनालिटी का बिल्कुल विपरीत ट्रेड प्रियंका जी में दिखाई देता है, कनेक्ट करने वाला। देखिए, आप देखेंगे कि हम लोगों ने अभी जो संसद में भाषण जब चल रहा था SIR पर ही बहुत उन्होंने बोला, और वाकई सबसे लंबा भाषण उन्हीं का था, LOP से ज्यादा लंबा भाषण उनका था। और मजेदार बात है कि वो मुस्कुराते हुए बोली। दूसरी बड़ी बात थी कि जब विपक्ष के तरफ से बहुत कटु प्रहार हो रहे थे, खासकर से जो गोड्डा के हमारे सांसद हैं, उन्होंने तो एकदम जिसे कहते हैं ना, सारा अस्त्र शस्त्र निकाल करके फैक्ट के साथ निशिकांत दुबे बोलते भी हैं, उस पर भी हमने देखा प्रियंका गांधी को मुस्कुराते हुए देखा, कभी ऐसा नहीं लगा। लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पर वो आक्रोश निकल जाता है। तो आपने जो मैं जब प्रवेश कर रहा था, असल बात आज हम लोग दोनों डबल शिफ्ट में काम कर रहे थे, और जो आपने कल बोला था ना, तो हम समझ रहे थे कि आज तो जैसे ही हम आ रहे थे प्रवेश की, और आपने कहा कि राहुल गांधी यंग हंग्री मैन की तरफ दिखना है, उनको लगता है कि हम सब चीज परिवर्तन कर देने, ऐसा होता नहीं है। और मैं कई बार कैसे हैं वो देख लीजिए। नहीं, और देखिए ना, ये इसलिए है, जिस प्रकार का नीचे का उनका पैंट पहने हुए हैं, वैसा ही जो है वो एक बुनकर ने भी पैंट पहन रखा है, आप समझ रहे हैं। यानी कि पहले से ये कॉम्बिनेशन जो है। दूसरी बात, वो देख कहाँ रहे हैं, वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, वो कैमरा से बात करना चाहते हैं, वो उन लोगों से बात कम कर रहे हैं, वो ऑडियंस के लिए ज्यादा बात कर रहे हैं। तीसरी बात, जो शहीद नकवी जी ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक जिसे कहते हैं हमने यहां पर तो खड़ा कर दिया, लेकिन इसके नीचे हमने कोई पिरामिड के नीचे जो है ना, हमने खड़ा नहीं किया। ये जिस दिन खत्म होगा, यहां खत्म हो गया है, तो नीचे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा हुआ है कांग्रेस पार्टी का। बार बार हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अब इससे ज्यादा बढ़ने की क्षमता या गांधी परिवार इससे आगे नहीं ले जा सकती, नया प्रयोग करना आवश्यक हो गया है। आपका देखिए, जब हम तुलना करते हैं तो पॉलिटिक्स की तुलना नहीं कर रहा, क्योंकि प्रियंका जी ने कोई बहुत ऐसा कोई कमाल ना किया है, ना से कोई जैसे अवसर दिखे। बैकरूम पॉलिटिक्स उन्होंने बहुत की है। राहुल गांधी फ्रंटल पॉलिटिक्स में पिछले 21 साल से हैं, 2004 से हैं, तो उनके अनुभव की तुलना नहीं है, या जितना टाइम इनको मिला है। पर्सनालिटी की बात है, ये हर आदमी ये कहता है कि प्रियंका इज अ मोर प्लीजिंग पर्सनालिटी। प्रियंका में एक थोड़ा करिश्मा दिखता है कि मतलब वो लोगों से और अपने वर्कर्स से कनेक्ट कर लेती हैं, लेकिन वो कोई बहुत कमाल की नेता है, मैं ये नहीं कह रहा, केवल पर्सनालिटी में बेहतर लगता है। देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये समझते हुए कर रहे हैं कि अभी कोई कमाल प्रियंका ने नहीं किया है, लेकिन इसको थोड़ा यूं भी देखिए, और मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट कह दीजिए या कह लीजिए कि चूंकि उस तरह से नहीं है, जब आपको पता है कि आपको ऐसे दौड़ना है कि आपका भाई गलती से भी आपसे पीछे न रह जाए, मतलब एक बात। दूसरा, जब आपको पता है कि मां हर दिन डाइनिंग टेबल पर कहती है कि राहुल को ही बड़ा नेता बनाना है, तो प्रियंका क्या बोलती है, मेरा भाई लड़ रहा है, मेरा भाई डरता नहीं है, मेरा भाई लड़ता रहेगा। लेकिन जब बात कर रहे हैं तो मुद्दों की बात पर कौन कैसे बात कर रहा है। अब आप लोग बात कर रहे हैं कि वो कैसे कैमरे की तरफ देख रहे हैं, वो कहीं नहीं देख रहे हैं, वो उस कक्ष में है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि उन 4 लोगों के साथ उनका आई कांटेक्ट नहीं। आई कांटेक्ट न होना मन के चोर को, मन के विचलन को, मन के भ्रम को और मन का कहीं और होने को दिखाता है। एक लाइन की बात है, ये सिर्फ राहुल गांधी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, जो व्यक्ति आपसे बात करते हुए गलती से भी आई कांटेक्ट न करे, इसका मतलब उसके मन में चोर है, हीन भावना हो सकता है, भ्रमित हो सकता है, कुछ गड़बड़ करने वाला हो सकता है। बेटर है वो आपका, सारी चीजें हैं, उसमें से कौन सा किस पे लागू होगा वो नहीं पता है। और मन इससे जुड़ा हुआ है, इसी को जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट कहते हैं, वो ये भी कहते हैं, जो आई कांटेक्ट नहीं करता है वो विश्वसनीय नहीं होता है। तो मैं उसको विश्वसनीय को दूसरी तरह कह देता हूं कि आप जनता का विश्वास नहीं हासिल कर। अब मैं जरा जो मैंने नकवी साहब वाला एक एनेक्डोट दिया, उन्होंने जो बात बोला कि गांधी परिवार यहां से आगे, उन्होंने तो ये कहा कि ये इनको चाहिए भी नहीं और मिलेगा भी नहीं, इस पर क्या कहना है? देखिए, नकवी साहब बहुत शानदार पत्रकार रहे हैं, हम सब ने उनको देखा है, लेकिन एक चीज वो शायद वो मिस कर रहे हैं। ये प्रयोग हुआ ना, प्रयास हुआ ना, लेकिन क्या गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ अलग से मेहनत करते हुए दिख रहे हैं क्या? G23 नाराज हो के चलते चलते चले गए, अरे भाई चलते चले गए, वहीं खड़े रह के बढ़िया से करते, वो ताकतवर लोग रहते और कहते कि हम ये कराएंगे। आप AICC मीटिंग में बैठते, CWC मीटिंग में बैठते और पारित कर, नहीं हुआ आज तक। दूसरा,
कांग्रेस में एक गुलाम मानसिकता है। मैं इसको जिस संदर्भ में कर रहा हूं उसको उनको ये लगता है गांधी परिवार देश का भाग्य विधाता है। अब उनको लगता है कोई और कांग्रेसी होगी तो हमारे बराबर खड़ा था, इसको कैसे हम गांधी परिवार वाला दर्जा दें। तो मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार से इतर कोई कांग्रेस का नेता फिलहाल होने जा रहा है। नहीं, नेता होगा ये सवाल वो नहीं बात वो है। नहीं क्या कह रहा। गांधी परिवार में अब कोई इतनी पॉलिटिकल कैपिटल है कि हाँ, वो पार्टी को दे मुश्किल है, सके? वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, मुश्किल जरूर है। देखिए राजनीतिक अगर देखें तो कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल की कीमत पर बढ़ता है और कम होता है। भारतीय जनता पार्टी भी अगर बढ़ी तो दूसरे राजनीतिक दलों का वोट बैंक लेकर बढ़ी है। आज कांग्रेस अगर 99 सांसदों पर पहुंची है तो अपनी दम पर कहीं ना कहीं बड़ी होगी। तो असंभव तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस कभी बढ़ नहीं पाएगी, असंभव है उसके लिए सीट पर पहुंचना या सत्ता में आने आया 150 सीटों पर पहुंचना फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस चल रही है, राहुल गांधी जहां ले जा रहा है वो लगभग मुश्किल है। कांग्रेस का नेतृत्व बदलेगा, अपना कार्यशैली बदलेगी, संगठन को मजबूत करेगी, गांधी परिवार में अब वो दम नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो नहीं है। नेतृत्व नया लाओगे तो कांग्रेस सर्वाइव कर सकती है। सर आप जरा अगले व्यक्ति के बारे में बता दीजिए, वो अपनी पार्टी को ले जा पाएंगे क्या आगे? अखिलेश यादव की बात मैं आपसे कर रहा हूं। यूपी में एक घमासान चल रहा है, वो आप जरा देखिए। हमने कांग्रेस पार्टी की बात तो खूब कर ली। अब 27 में चुनाव है, अभी टाइम है, सवा साल हुआ, 1.5 साल हुआ सर अभी? 1.5 साल बचा है, सवा साल, 27 मार्च 27 में चुनाव है और अभी चल रहा है SIR और इस पर रण एक किस्म से छिड़ा हुआ है। खबर आई कि साहब 2.91 करोड़, लगभग 3 करोड़ वोटर जो है अनवेरिफाइड वाइट वोटर था, वापस नहीं आया उसका फॉर्म भर के। योगी जी ने इस पर चिंता भी जताई। अब फिर उन्होंने तो आंकड़ा दिया कि ये 4 करोड़ है, ये 4 करोड़ लोग नहीं मिल रहे हैं, मिसिंग हैं वोटर जो पिछली बार थे। इसमें से फर्जी भी होंगे तो, लेकिन फॉर्म इतने तो गायब हो जाए, ठीक नहीं है, तो इसको जाके देखो। उन्होंने अपनी पार्टी से कहा घर घर जाओ देखो, और वो अपना तुम्हारा वोटर है ना 85-90%। ये बात हुई। अखिलेश जी ने उस बात को उठाया और अखिलेश जी ने कमेंट किया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोटर गायब है और वो उनका वोटर है, तो इसका मतलब ये हुआ इसको पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 403 से डिवाइड कर दीजिए तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 80,000 वोटर बीजेपी का कम हो गया। तो इससे तो ये तय है कि वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 80,000 वोटर माइनस है और वो पता नहीं कहां से अपना उन्होंने निकाला, हम 40,000 वोटर प्लस हैं। वो कैसे, ये विजय जी और त्रिपाठी जी बता देंगे। तो ये बात उनकी थी। हालांकि ये बात 4 करोड़ पर वोटर गायब होने पर उन्होंने एक संदेह तो जताया और मतलब खदशा जताया मुख्यमंत्री ने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था साथ साथ कि आप SIR में जान लगा दीजिए, 3/4 चुनाव आप आज ही जीत जाएंगे SIR में, और 3/4 बहुमत से जीत करके आओगे अगर आपने SIR में अपनी जान झोंक दी। वो बयान 2-4 दिन पुराने, लेकिन मैं सुनाऊंगा आपको। पहले अखिलेश जी की बात सुना दीजिए, फिर योगी जी की बात सुना दीजिए। बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। वहां की मतदाता सूची में जो SIR के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो नाम कहां से, पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस SIR की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई। अब ऐसा तो नहीं है कि योगी जी ने वो जो 4 करोड़ वोटर गायब है वाला जो, और वो हमारा वोटर है, बयान दिया तो फिर उनको ये लगा कि नहीं इससे गलत मैसेज ना जाए, फिर अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो फर्जी वोटर बहुत बन रहे हैं।
वहाँ बनते हैं, बंगाल के रहने वाले बताते हैं और वोट संभल में डालते हैं। देखिए चिंता है। अभी मैं आपको एक बताऊं, हमारे मित्र हैं और वो मूलतः बलिया के रहने वाले हैं, लखनऊ में रहते हैं। तो जहां वो रहते थे वहां नहीं आया उनका एन्यूमरेशन फॉर्म, आया बलिया का और एक आया लखनऊ में एक दूसरी जगह। अब रहते वो तीसरी जगह है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा परिवार उन्होंने बलिया का वोट अपना बनवा लिया। अब वो कह रहे हैं बड़ा चिंता में, सुबह सुबह फोन किया अभी 2 दिन पहले ही, उन्होंने कहा कि ऐसे तो भाजपा के वोटर सारे गायब हो जाएंगे। तो हमने कहा कि क्या आप बलिया वो दोनों जगह आप वोट देते थे? कह नहीं, वोट तो लखनऊ में ही देते थे। दरअसल क्या है, और वो बीजेपी का संकट भी है, क्योंकि शहरी पार्टी रही, शहरों में बड़ी स्ट्रांग रहती थी, ज्यादातर लोग जो संपन्न हुए, तो वो एक मसला। तो कोई एक्चुअल वोट मुझे नहीं लगता है, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं अपना ही बता देता हूं, मेरा वोट यहां कट गया था, मेरा एन्यूमरेशन फॉर्म प्रयागराज आया, मेरे छोटे भाई ने कह दिया वो यहां नहीं रहते हैं, अब मुझे यहां वोट जुड़वाना पड़ेगा। अब वो जो तो लेकिन बड़ा क्लियर है, वो जो अखिलेश जी का गणित था कि 84,000 इनके पर कॉन्स्टिट्यूंसी वोट इनका कट रहा है और हम 40,000 हमारा जुड़ रहा है। अरे अखिलेश जी वाले भी गांव में ही जाएंगे, राशन उनको उनका मतदाता नहीं लेगा क्या, पीडीए वाला? अच्छा, गांव इसलिए लोग जा रहे हैं, गांव का घर, गांव की संपत्ति। और अभी चूंकि मोदी जी ने जैसे खतौनी होता था खेत के लिए, वैसे घरौनी कर दिया है घर के लिए, तो हर कोई वो कब्जा तो एसआईआर का इंपैक्ट सब पे बराबर होगा, सब पे बराबर पड़ेगा। कांग्रेस की खूब बात हुई, योगी जी और अखिलेश जी की खूब बात हो गई। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल लेकर के जाता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई तो अब पश्चिम बंगाल की ही है जो सामने दिखाई दे रही है। अप्रैल में चुनाव है, 4 महीने का वक्त पश्चिम बंगाल में रह गया है, लेकिन ये जो वहां एक्सपेरिमेंट इस वक्त चल रहा है पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक है। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये काम क्यों होने दिया जा रहा है, इस पर पुलिस या अदालत कोई कुछ क्यों नहीं कर रही, क्यों ये नफरती काम हो रहा है, और इस पर सब खामोश हैं। इसकी वजह पता नहीं क्या है, शायद सबको फायदा हो रहा होगा इसीलिए। बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी, और आज फ्राइडे है तो जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे को अब सब हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम भाई बहन जो वो एक साथ नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान भाई जो हैं मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो ये वो जो वहाँ पहली ईंट रखी गई कि हुमायूं कबीर ने जो कहा था, टीएमसी के बागी नेता ने, मैं वहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, हमारी मस्जिद शहीद हो गई थी 92 में। तो उसके बाद दूसरा आज फ्राइडे है, जुम्मा है, तो कैसे मुर्शिदाबाद बंगाल की सियासत का केंद्र एक तरीके से बन गया, इसको आप देखिएगा। मुर्शिदाबाद में जिस जगह बाबरी मस्जिद की नींव पड़ी, वहाँ आज जुम्मे की नमाज चल रही है, और जुम्मे की नमाज के लिए पूरे बंगाल से हजारों लोग वहाँ पर हैं। हुमायूं कबीर ने दावा ये किया कि मैंने जब पिछले जुम्मे को कॉल भी नहीं दिया था, कहा भी नहीं था किसी से आने के लिए, तो 1 लाख लोग आ गए थे। तो वो तो दावा कर रहे हैं कि 1 लाख से बहुत ज़्यादा लोग आज जो हैं वो होंगे। और उन्होंने कहा कि हर जुम्मा यहाँ हम नमाज करेंगे, जब तक मस्जिद नहीं बन जाती तो हम इस जगह पर खड़े होकर, खेती तो है वो, हम यहाँ खड़े होकर के जो है हम नमाज पढ़ेंगे, ये उन्होंने दावा किया है। और फिर आगे उन्होंने ये भी कहा, अब ये बातें कहते हैं हमारे देश में इतना कॉमन हो गया ना, वो कह रहे हैं कि मैं तो नारा लगाऊंगा, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, और ममता जी बनवा लें जितने मंदिर बनवाने हैं, और ममता जी लगाएं जय श्री राम का नारा, लेकिन मैं यही बोलूंगा नारा तकबीर। ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन पहले जरा तस्वीरें दिखाइएगा, 1 मिनट केवल विजुअल दिखा दीजिएगा। आज वाली तस्वीर, ये तस्वीर है जो चल रही है, वो नमाज वाली तस्वीर भी दिखा दीजिए। वो पुरानी जो अब नमाज वाली तस्वीर है वो पिछले शुक्रवार की है। आज वहाँ पर लोग बाग अभी जुट रहे हैं, तो वहाँ से तस्वीर थोड़ी देर में आती होगी। आज भी ऐसी तस्वीर आ रही है। सर मेरे मन में पहला सवाल ये था, जहाँ कुछ नहीं है, खेत है ना, आप नमाज पढ़ रहे हैं, वही तस्वीर रखिए, वही तस्वीर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं नमाज पढ़ने में, आप ओपन में नमाज पढ़ रहे हैं, बाबरी के नाम पे मस्जिद बना रहे हैं, याद रखिएगा। जब नमाज कहीं भी हो सकती है तो क्यों ये जिद थी, आज बाबरी की बात कर लेते हैं, चलिए, क्यों ये जिद थी कि जो हिंदू पक्ष कह रहा था कि ये राम जी की जन्मभूमि है, ये जगह हमको दे दो, तो क्यों अड़े हुए थे उस वक्त? मैं मुसलमान को नहीं कह रहा, जो उस वक्त मुस्लिम लीडरशिप थी जो भी थी, क्यों अड़ी हुई थी? आज ईंट रखी जहां पर, वहां पर हजारों लोगों को बैठकर नमाज पढ़ने में, देखने में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है भाई, लेकिन वो खंडहर मस्जिद चाहिए थी। अजीब बात है। फिर जो हुआ देश ने देखा, देश की सियासत बदल गई, वो अलग चीज है। लेकिन अब यहां पर जो चीज बनेगी वो क्या कोई मोहब्बत का प्रतीक बनेगी? वो किसके लिए जानी जाएगी जब भी बन जाएगी? प्रोफेसर साहब देखिए, स्वाभाविक है कि हिंदुओं को, जिसे हम कहते हैं, चिढ़ाने के लिए उन्होंने किया है, उकसाने के लिए किया है। और उकसा किस लिए रहे हैं
ताकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता गोलबंद होकर के हुमायूं कबीर के साथ खड़े हों। अब स्थिति यह है कि क्या इस गोलबंदी के पीछे ममता बनर्जी का अपरोक्ष हाथ है, या ये ममता से विद्रोह करके एक नया वहां पर संगठन के साथ साथ एक राजनीतिक पार्टी वहां पर खड़ा होना चाहते हैं? फायदा क्या हो सकता है? मैं वही कह रहा हूं, यदि इससे फायदा और नफा तो ये दूसरी चीज हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबर जैसे आक्रांता जिसने भगवान राम के मंदिर को तोड़वाया, उस बाबरी मस्जिद से अपनी पहचान को भारत का मुसलमान जोड़ रहा है और उसके लिए वहां पर जाकर के खड़ा है। कल तक तो कहते थे हमारा बाबर से कोई लेना देना है नहीं, हम तो सिर्फ मस्जिद के लिए वहां पर हैं। कल जब अयोध्या में उठाया जाता था कि भाई 15 साल से आपने मस्जिद को 1949 के बाद तो आपने मस्जिद भी अबांडन कर दिया था, पहले जो तस्वीर चल रही थी वो स्क्रीन पे लीजिएगा, आप बोलते रहिए। तो वहां पर जो है कहते थे कि हमको बाबर से कोई लेना देना नहीं, हमें तो मस्जिद से लेना है, लेकिन यहां पर आपको मस्जिद से नहीं लेना है। इस व्यक्ति को देख लीजिए अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये अटपटी आप कहेंगे क्या छोटी छोटी बात दिखा रहे हो। अभी फिर तस्वीर फिर रिवाइंड होगी तो अभी देखिएगा जरा, वो व्यक्ति वही व्यक्ति जो दिखा था अभी। प्लीज अब आप मेरे को जैसे सोचना हो, ये क्या एक हिंदुस्तान के कौन से कोने में ड्रेस पहनी जाती है? नहीं, ये अरब की ड्रेस है भाई, सही बिल्कुल अरब। क्या क्यों बदल रहे हो, इतना क्या बदल रहा है हमारे? देखिए सौरभ जी एक सॉरी आपको अगर ये बहुत छोटी सी बात दिखी, मुझे तो बहुत ऑड लगा। सौरभ जी बात तो यहीं पर आकर के है कि मजहब से तो यहां पर 33 करोड़ देवी देवता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सवाल है कि भारत की मिट्टी में आप अरब की संस्कृति और मजहब दोनों थोपना चाहते हैं, जबकि भारत के अंदर था मजहब, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत वहां की संस्कृति और उसके साथ भी जो बाहर के आए हुए आक्रांता के साथ आप भारत का मुसलमान कहता है। हम तो यहीं के हैं, हमारे पूर्वज भी यहीं के हैं, गांधी जी भी कहते थे जब तुम्हारे पूर्वज यहीं के हैं। और पंडित नेहरू ने तो जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जाकर के पूछा कि भाई हम को शेयरर ऑफ द हेरिटेज हैं, वहां पर साइलेंस हो गया था। ये गिरिलाल जैन ने अपनी एक हिंदू फिनोमेना करके एक बुक लिखी है, बड़ा शानदार उसमें उसका जिक्र किया है। यानी कि भारत का मुसलमान जिसे हम कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, उसमें हमारे हेरिटेज का वो को शेयरर अपने आप को मानता ही नहीं है। वो मानता है कि उसके पूर्वज भी बाहर से आए थे, वो आक्रांता की संतान है या उनके डिसेंडेंट है, जो भी हैं, लेकिन वो उनसे अपने आप को जोड़ते हैं। इसका नतीजा है कि यहां पर है बाबरी मस्जिद की नींव इसलिए रखी जा रही है क्योंकि, और मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहा कि बाहर की दुनिया की जितनी विदेशी ताकतें हैं इसमें पूरे चंदे इकट्ठा और सारा जो है षड्यंत्र का हिस्सा होगा। इससे मुझे कोई इसे वहां कुछ लोगों की बातचीत भी आपको सुना देते हैं। आज जो हमारे रिपोर्टर ओंकार सरकार वहां पहुंचे हैं, उन्होंने बात की। यहाँ पर मस्जिद बन रहा है, क्या बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए भी आया हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे कि आप हुमायूं कबीर के साथ हैं? जी, उसी का साथ हूँ, हुमायूं कबीर के साथ हूँ। अच्छा, ममता बनर्जी नहीं, क्यों? वो अच्छा नहीं लगता है। बाबरी मस्जिद बना रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए इसी का ही साथ देंगे। अच्छा, दादा आप कहाँ से आए हो? मैं मुर्शिदाबाद से आता है, कहाँ? और रायनगर पीएस। क्या कहना चाहोगे आप? वो बाबरी मस्जिद होगा तो अच्छा होगा मेरा। अच्छा, हाँ, हुमायूं कबीर का साथ में है, वो पूरा आदमी है। अच्छा, आप हुमायूं कबीर के साथ हो? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए। ये भाई आज उधर वो पहले फर्स्ट जुम्मा है, आज दूसरा जुम्मा में पूरा इंडिया में हाईलाइट करेगा। चलिए, आज तस्वीरों पे बात हो रही है, सारी तो सब तस्वीरों पे है। अब इस आज लड़के ने क्या टी शर्ट पहनी हुई है विजय जी? बाबरी मस्जिद के मुद्दा यही है कि यदि हुमायूं अकबर साहब, क्या नाम है, कबीर साहब मस्जिद बनवा रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब मस्जिद तो बनवा सकते हैं ना, हालांकि वो भी अपनी प्राइवेट लैंड पर बनवा रहे हैं, लेकिन उसको नाम बाबरी मस्जिद देना एक तरह से वो उनके दिमाग में कुछ चल रहा है जिसको लेकर, जिससे कि ये छपवा की टी शर्ट बांटी होंगी, वो तो उसके अलावा खैर वो तो जब पूरा आयोजन ही वो कर रहे हैं तो इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि ये नहीं छपवा रहे, वो सब काम कर रहे हैं। और वो इस तरह से हिंदुस्तान में जो मजहब हैं उनके बीच में एक तकरार पैदा करना चाहते हैं। और ये केवल मस्जिद बना रहे होते, क्योंकि मस्जिद से मसला होता तो चल जाता बात की कोई बात नहीं है, उसको बाबरी मस्जिद का नाम देना। अब दूसरा इसका जो पॉलिटिकल
एस्पेक्ट है। पहले हम लोग कह रहे थे कि ममता जी के साथ है, अब ममता जी ने उसको साथ छोड़ दिया तो हमारे पास उसका जवाब नहीं है। अब वो किसका फ़ायदा कर रहे हैं? यदि ये हुमायूं कबीर मुसलमानों को गोलबंद कर रहे हैं तो क्या इससे ममता का फायदा होगा या बीजेपी का फायदा होगा? ममता का क्या फायदा है? ममता का फायदा नहीं होगा तो फिर किसका फायदा होगा? बीजेपी का फायदा होगा। तो फिर अब इस पर बहस करें तो क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी हुमायूं कबीर के साथ मैंने है? तो शुरुआत में कहा शायद दोनों का फायदा हो रहा है, इसलिए कोई दोनों इसके साथ, दोनों का फायदा हो रहा है इसलिए इसके साथ है, और इस पर चर्चा करनी चाहिए कि भाई किसका फायदा हो रहा है किसका फायदा नहीं हो रहा। लेकिन मसला सोशल नुकसान तो हुमायूं होगा। कबीर क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या रातों रात बंगाल के सबसे बड़े मुसलमान नेता बन गए? नहीं बने। मैं तो उस दिन भी कहा था जब आए थे, ये पहली बार खबर आई थी, मैंने कहा था कि हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, इसलिए उनको एक ऐसा इशू चाहिए ताकि उनके पास एक ट्रैक्शन हो। 27% की आबादी है मुसलमानों की पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल में मुस्लिम राजनीति की एक नई नींव रखी जा रही है, और जिसमें जिन्ना की मानसिकता मुझे ये आज की तस्वीर, मैं साफ ये आज की तस्वीर है। ये मेरा आज नमाज पढ़ी जा रही है, ये उसकी तस्वीर है आज की। और अभी मेरे भी मुसलमान दोस्त हैं बहुत सारे, कोई देख रहा होगा तो वो कह रहा होगा यार सौरभ, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी उस दिन कितना दुख हुआ था मुसलमानों को, उसकी बात तुम नहीं कर रहे। आज अगर बाबर के नाम पे मस्जिद बन रही है तो हिंदुओं को कितना दुख हो रहा है, इसकी बात तुम कर रहे हो। इसका कोई जवाब है त्रिपाठी जी? बहुत गंभीर जवाब है। एक तो पहले की देख लीजिए, वो सिपाही भी जो साथ में हैं वो भी वर्दी में वो सब कर रहे हैं, जिसके लिए कई बार कहा जाता है कि क्यों शोभा यात्रा में उस सब में है, लेकिन मैं उसको छोड़ देता हूँ। पहले शुरुआत 2 तथ्य से। बाबर कभी अयोध्या नहीं गया, उसका सेनापति मीर बाकी राम जन्मभूमि को तोड़ता है, क्योंकि बाबर का स्पष्ट आदेश था कि देश के किसी हिस्से में राम धुन या कहें कि ईश्वर भगवान जिस नाम से भी हिंदू मानते हैं वो दिखना नहीं चाहिए, और उसको कुचलना है। उसको ये नहीं है कि कोई मस्जिद बनानी चाहिए, उसको कुचलना था। भगवा ध्वज कहीं दिखना नहीं चाहिए। बाबर और औरंगजेब ये 2 नाम इसी तरह से देखे जाते हैं। अकबर हो, दारा शिको हो, दूसरे, उनको इस तरह से नहीं देखा जाता है। तो एक तो पहला ये, उस बाबर के नाम पे जो मस्जिद बनी थी, मीर बाकी ने जो बनवाई, उसको अयोध्या में मुसलमान किस नाम से जानता था? वो कहता था जन्मभूमि मस्जिद। चूंकि वहां के जो लोग नहीं है इसलिए आज मैं बता दूं, जिसे वो कहता था कहां, तो जन्मभूमि मस्जिद का विवाद है, वो बाबरी मस्जिद नहीं बोलता था। फिर जब ये निर्णय आया 2019 में, तो अयोध्या के बाहर मोहिउद्दीनपुर एक जगह है, वहां पर दिया गया उनको जगह। इतना समय हो गया, अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, बाबरी आज तक बन नहीं पाई। अब ये रहा तथ्य। अब इसके आगे की बात देखिए। एक पुरानी फिल्म में मैंने देखा था कि वो सिक्का, उसने कहा, तो लाला बैठा हुआ था गले पे, तो उसने कहा कैसे कहे पैसा पैसे से कमाया जाता है। उसने अपना जेब से सिक्का निकाला, उसकी गड्डी खींचनी चाहिए, एक दिया और सिक्का छीन लिया। कहा बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींचता है। ममता बनर्जी से बड़ा मुसलमान नेता हुमायूं कबीर हो जाएगा। आप लोग इतनी देर से कह रहे हैं कि भाजपा को लाभ पहुंचा देगा। ये मुस्लिम आकांक्षाओं को तैयार कर रहा है, पीक पर ले जा रहा है। जहां ममता बनर्जी उसकी खेती करेंगे, मैं कतई नहीं मानता हूं, मान ही नहीं सकता। इसका लाभ कैसे हो जाएगा ममता को? लाभ होगा ना, मुस्लिम ज्यादा ताकत के साथ गोल बंद होगा। आप इसको समझिए, जब इतने साल सरकार में हो गए हैं, ममता जी 15 साल की मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी नाराजगी नहीं होगी? क्या बहुत से मुसलमान नेता ऐसे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। फुरफुरा शरीफ दरगाह के जो थे वो पिछली बार भी लड़े थे, AIMIM वहां जा रहा है। उनको एक ऐसा मुस्लिम कंसोलिडेशन चाहिए जो, और क्या ममता बनर्जी जैसे नेता के राज में, जहां CBI को घुसने न दो, जहां ED को घुसने न दो, जहां पुलिस कमिश्नर के लिए धरने, वहां आप न्यू रख सकते हैं क्या? संभव है क्या? वो तो मैंने कहा वो होने दे रही हैं। तब तक नहीं किया, जब तक नींव रखा नहीं गई तब तक उनको निकाला नहीं। वो मंच का और ये टी-शर्ट बटी हुई है सब जगह। ये भी आप एक सवाल मैंने भी किया था आपसे अभी कि मस्जिद गिरी तो मुसलमानों को दुख नहीं हुआ था? क्यों होगा? क्यों होना चाहिए बताइए आप उसको लीगल कह सकते हैं कि क्यों तोड़ा गया, उस पर सवाल हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें मुसलमानों की भावना उससे जुड़ी है, बाबर और औरंगजेब से अगर इस देश के मुसलमानों की भावना जुड़ी है, तो ये देश को कमजोर करने वाली बात है, हिंदू विरोधी बात है, भारत विरोधी। आगे सर अगली खबर, बहुत खबरें हुई है। ठीक, अगली खबर समीर जी, वो एक कंट्रोवर्सी हमारे यहाँ हुई, हमें तो लगा था ये हंसी मजाक तक रह जाएगी, लेकिन वो विवाद अब बहुत बड़ा बनता जा रहा है। नीतीश जी ने एक जॉब का वो नौकरी वितरण प्रमाण पत्र, अपॉइंटमेंट पत्र के वितरण में उन्होंने एक मुस्लिम महिला जो हिजाब पहन के आई थी वो खींच दिया। अरे ये क्या है, उसको नीचे कर दिया। अब उसके बाद की ये तस्वीर देख लीजिए आप। नीतीश जी इस वक्त पूरे अपोजिशन के निशाने पर हैं। केवल हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी चर्चा उनकी हो रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ
उन्होंने मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया, इसको लेकर के ऑपोजिशन ने मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीर जो इससे पहले आप देख रहे थे वो कोलकाता की तस्वीर थी। कोलकाता में हाथ में मशाल लेकर के नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, और ये कश्मीर की तस्वीर, उसके बाद ये कोलकाता की तस्वीर है, और अब ये कश्मीर की तस्वीर है। कश्मीर में प्रोटेस्ट बड़ा, सबसे ज्यादा बयान कश्मीर से आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, सब ने इस प्रोटेस्ट में नीतीश कुमार के खिलाफ, मतलब वो लोग इस प्रोटेस्ट में नहीं थे, लेकिन सब हाथ में तस्वीर लेकर नीतीश जी की खूब नारेबाजी जो है वो जो है इसमें कर रहे थे। अब मामला हो गया लीगल। अब इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी, वो इस मामले को ले गई हैं अदालत। वो केस करना चाह रही हैं नीतीश कुमार के खिलाफ कि काम आपने किया कैसे। वो ओरिजिनल पिक्चर है तो हमारे पास, तो ओरिजिनल विजुअल भी चलाई ना, ताकि लोगों को पता चले कि ओरिजिनल विवाद था क्या। नीतीश जी का वो हिजाब थोड़ा नीचे करते हुए, हाँ, तो वो उसको भी लीजिएगा। तो ये सब जो है साहब इस वक्त चल रहा है। नीतीश जी सारे ऑपोजिशन के खिलाफ हो गए। अब नीतीश जी एक, वैसे तो बिहार में सर्वप्रिय नेता थे एक वक्त, मुसलमानों में भी काफ़ी लोकप्रिय थे। इस चुनाव में वैसा नहीं रह गया है, तो अब वो उनके साथ कोई मुस्लिम वोट बहुत जुड़ा हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ कभी ऐसा कोई माहौल बनेगा ये हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये हो रहा है। थोड़ा सुना दीजिए। कोलकाता वाले का भी थोड़ा सा सुना दीजिए। कोलकाता वाला भी थोड़ा सा। हाँ, ये ओरिजिनल तस्वीर थी वो। इसको अप साउंड है, इसमें आवाज है। हाँ, तो बस उन्होंने बस मुस्कुराते बगाते, अरे ये क्या पहना तुमने, और थोड़ा सा उसको नीचे कर दिया तो चेहरा दिख गया था उनका। वो कोलकाता वाले का भी थोड़ा ऑडियो होगा तो सुना दीजिए, उसको भी सुना दीजिए। देखिए नीतीश जी के खिलाफ कैसे नारे लग रहे हैं। मुस्लिम टुडे एनी वुमेन टुमारो, और हाथ में बैनर है, अब मुस्लिम वुमेन टुडे एनी वुमेन टुमारो। आज ही एक मुस्लिम महिला के साथ हुआ है, कल ये किसी के भी साथ हो सकता है। बहुत सारे बयान आए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी के नेता जिस तरीके से नीतीश कुमार को डिफेंड कर रहे हैं, क्या अगर ये कोई हिंदू महिला होती, किसी ने घूंघट उड़ा हुआ होता, उसके साथ अगर नीतीश जी ऐसे कर देते तो क्या तब भी नीतीश जी का बचाव किया जाता? ये सवाल भी वो पूछ रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती का बयान है, सुना दीजिए जरा। चीफ मिनिस्टर ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, you please be ready for the consequences, and I am here today because मैं एक FIR फाइल करना चाहती हूँ against the बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब। ये FIR कराएंगे। गिरिराज जी का नाम इसमें ज्यादा, गिरिराज जी की बात आपको सुनाता हूँ। उनकी बात पर इन्होंने ये कहा कि गिरिराज जी ने तो ऐसी बात कह दी है, मतलब वो बयान उन्होंने बहुत खराब भाषा में बोला है कि ऐसे आदमी का मुंह तो फिनाइल से साफ करना चाहिए। वो बताता हूँ वही। पहले गिरिराज जी का बयान सुना दूं, जिसपे इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि इनका मुंह तो फिनाइल से साफ करना चाहिए। इतनी गंदी बात इन्होंने बोली। सुनिए, गिरिराज जी को सुन लीजिए। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? लंबा बयान है। उन्होंने फिर आगे ये भी कहा है कि ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। गिरिराज जी ने भी कहा है कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। उनका ब्रॉड आर्गुमेंट ये था कि भाई आप पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो चेहरा दिखाते हो, वोट दिखाने जाते हो तो चुनाव आयोग ने बिहार में ही ऑर्डर निकाला था कि चेहरा दिखाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तो चेहरा ढककर क्यों जा रहे हो? ये मतलब उनका आर्गुमेंट है। मैं बस केवल सर हाँ या ना में जवाब देना, आपने गलत या सही इतना ही बोलना है। ये जो किया नीतीश जी ने, गलत या सही आप बोलिए, ओनली गलत या सही। शर्मसार किया है, कुर्सी से तुरंत उतर जाना चाहिए। सर जोर से हाँ, गलत किया है। हाँ, आप बताइए। देखिए कुछ प्रश्न हाँ या ना, यू हैव टू चूज बिटवीन वन। दोनों चीजें हो ही नहीं सकती।
देखिए कुछ चीजें है ना, हमेशा हाँ और ना में नहीं दिया जाता है। फिर मैं ये मानता हूं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो गलत किया बात है कि नहीं समीर जी? मुझे लगता है इंटेंशन गलत नहीं था। अगर नीतीश कुमार का इंटेंशन मैं गलत नियत की नहीं बात था, ही नहीं कर रहा अभी तो जो दिखा वो गलत है। मुझे लगता है कि गलत नहीं है। चलिए, जावेद अख्तर की बयान सुनना चाहिए ना। जावेद अख्तर ने समर्थन किया इस बात का। जावेद अख्तर समर्थन कर रहा है इस बात का। एक सेकंड इनकी बात आ जाए सर। जावेद अख्तर इस बात का अगर समर्थन कर रहे हैं, जावेद अख्तर से पूछा गया तो उन्होंने समर्थन किया कि नीतीश कुमार ने क्या गलत किया। बाद में बोला उन्होंने, जो पहले बोला नीतीश को माफी मांगनी चाहिए, वो पहले बोला, उसके बाद का बयान उनका। अच्छा, उसके बाद में दूसरा जो बयान आया उनका, बाद में उनका जो बयान आया, ये बयान तो सर्व जगह चला है कि उन्होंने नीतीश कुमार के लिए माफी की मांग की है। बाद में जब शबाना आजमी और जावेद अख्तर थे उनसे पूछा तो जावेद अख्तर ने कहा ना कुछ गलत नहीं किया उसमें। एक पिता तुल्य व्यक्ति ने अपनी एक बेटी का नकाब हटाया, कोई गलत नहीं किया। ये जावेद अख्तर का दूसरा बयान है। अगर जावेद अख्तर इस बात का समर्थन कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है सर, ये देखिए दो डायमेंशन है। पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बचाव करने वाले भी बहुत वो जो आपने बोला संजय सर, 10 सेकंड सर, संजय निषाद ने भी यही खराब बयान दिया कि अरे कर दिया तो क्या बड़ी बात है, वो भी इंसान है, अगर कहीं और छू देते तो वो बहुत गलत, फिर बाद में बचा। वो लेकिन बिल्कुल गलत शब्द। सवाल ये है कि जो हुआ वो नहीं करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को तो बिल्कुल भी, किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो पिता तुल्य है, उनकी नीयत खराब बिल्कुल नहीं होगी, ये मैं भी मानता हूं, सब मानेंगे इस बात को। लेकिन जो हुआ वो गलत है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए हमने पहले भी कहा कि भाई वो नहीं करते तो बेहतर होता। नियत ऐसी थी नहीं थी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है कि हम हाथ तोड़ देंगे, हम पैर तोड़ देंगे, मेरा ये आपत्ति यहां आकर रुकती है। क्या अशोक गहलोत ने एक हिंदू महिला के घूंघट के बारे में ऐसा ही नहीं किया था जिस प्रकार से नीतीश जी ने किया था? इम्तियाज जलील का बयान निकाल लीजिए। क्या कभी हिंदू लोगों ने पूरे देश में भर में प्रदर्शन किया कि हमारे धर्म का मामला है, ये हमारे पंथ का, हमको प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए? नहीं, प्रोटेक्शन नहीं दे रहा हूं, प्रोटेक्शन नहीं दे रहा हूं। ये मानसिकता का सवाल है विजय जी, ये मानसिकता का सवाल है कि आप हर मुद्दे पर आप कहेंगे कि हम टांग तोड़ देंगे, हम मर देंगे, मुसलमान बनाते हैं। ये मानसिकता का सवाल। अरे भाई ये धर्म का कहां से मुद्दा आ गया था? धर्म क्या हिजाब गहलोत को कौन सपोर्ट कर रहा है? जो आप अशोक गहलोत के रेफरेंस में, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ये मानसिकता है जो कहता है हर समय कि हम सर्तन से जुदा कर देंगे। ये हिंदू समाज में क्यों नहीं होता है? ये हिंदू मुसलमान का इम्तियाज जलील का बयान सुना सर। इम्तियाज जलील AIMIM के पूर्व सांसद। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे जब किसी के पेट से कोई। सर धर्म का मामला तो है, ये तो सीधे धर्म से ही जुड़ा है। ये बयान जनरल बयान नहीं है, वो तो धर्म का बयान है, वो धर्म की राजनीति करेंगे। मैं लेकिन कह रहा हूं ये इशू मेरे लिए तो मेल फीमेल का, और मैं इस पर ये जोड़ के कह रहा हूं कि मैं बुर्के के साथ में नहीं हूं। ठीक है, समझ गए? दो अलग अलग चीज, सब चीजों को अलग अलग तरीके से। बिल्कुल आपके पूरे स्टेटमेंट से मैं सहमत हूं कि ये जो इस पर रिलीजियस पॉलिटिक्स हो रही, कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर को बहुत प्रेम है कोई इस बच्ची से, या मतलब सॉरी कश्मीर के नेताओं को, इसे रिलीजन पॉलिटिक्स है। ये वो कश्मीर के नेता भी वही कर रहे हैं, वो ओवैसी की पार्टी के नेता भी वही कर रहे हैं। 4.5 लाख हिंदुओं को मार कर अब आपने सर तन से जुदा नारे लगा करके सर तन से जुदा का सर एक बात दो लाइन बोल लेने दीजिए। हम कह रहे हैं इम्तियाज जलील को जेल में डालो ना, वो आदमी तो कानून के दायरे से बाहर जा रहा है। सारी बातें, आप पहली बात तो ये हिंदू मुसलमान कतई नहीं है, लेकिन मूल मुद्दे पे बात कीजिए ना कि नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठने लायक ने, मूल मुद्दा छोड़ के सब तरफ चले जाएगा। किसी भी महिला का अपमान इस तरह से कोई कैसे कर सकता है? राज्य का मुख्यमंत्री, उसको समझ में नहीं आ रहा है ऐसी पेशेवर नहीं आ रहा है समझ में। जब नहीं आ रहा है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। ये बात तो हम 1 साल से कह रहे हैं। तो मूल बात तो यही है ना, इसी पर चर्चा करिए। हम 1 साल से कह रहे हैं। और ये सर क्यों हम इल्तिजा इम्तियाज ये लोग, और ये बात कि नीतीश जी को नहीं समझ में आ रहा है। क्या उमर अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को, इम्तियाज जमील को, इल्तिजा मुफ्ती को नहीं मालूम है? मालूम है, लेकिन फिर भी वो इसको रिलीजियस कलर दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले तो ये समझिए ना कि ये बात बीजेपी की लीडर्स को नहीं पता है। सर बस अब ब्रेक का समय हो गया है, लेकिन एक बड़ी एक खबर आपको बता के जा रहा हूं, ब्रेक पर ही जा रहे हैं। आपने कहा सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें भी लग जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है
और ये मामला है मौलाना तौकीर रजा, जिनके घर बुलडोजर चले बरेली में ना, उनके एक साथी को बेल का था। वो बेल डिनाई करते हुए ये टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की कि गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, कानून के अधिकार के साथ साथ भारत को संप्रभुता और अखंडता के लिए भी एक चुनौती है। ये लोगों को हथियारबंद विद्रोह के लिए उकसाता है। ये टिप्पणी है उनकी। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अगर मुस्लिम कोई मुसलमान अल्लाहू अकबर नारा तकबीर लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू भी जय श्री राम हर हर महादेव लगाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नारा एक धमकी है और ये देश को चुनौती है। सौरभ जी, इसमें दिक्कत है ये जितने लोग खड़े हैं ना, अभी हमने खबर पढ़ी कि हिजाब न पहनने पर एक मुसलमान पुरुष ने मुस्लिम अपनी पत्नी और उसकी बेटी को मार डाला। ये लोग हिजाब के सम्मान की बात कर रहे हैं। अब अगर जब ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने साहब ने टिप्पणी की है तो ये कानून में भी उतरे और कहीं ये नारा लगे अगर सरतन से जुदा का, तो उसको कौन सी धारा लगे उस पर ये तय करे, ये भी अदालत तय करे और आज के बाद हर जगह ऐसी कार्रवाई हो। बांग्लादेश जल रहा है और बांग्लादेश में खतरे में हिंदू हैं और बांग्लादेश में अब भारतीय उच्चायोग खतरे में आ गया है। आवामी लीग का दफ्तर कल फूंक डाला गया, शेख हसीना की पार्टी का दफ्तर फूंक डाला गया। एक हिंदू व्यक्ति को पहले पीट कर मारा गया, फिर उसको जला दिया गया। मतलब कट्टरपंथी उत्पात चरम पर चल रहा है इस वक्त बांग्लादेश में। कल रात भर वायलेंस हुई है, हिंसा जबरदस्त हुई है और इंडियन उच्च हाई कमीशन जो है वहां का, उसका घेराव करने के लिए ये सारी कट्टरपंथी जमातें ये वहां पर पहुंची हुई हैं। शेख मुजीबुर रहमान का जो पैतृक घर था, एक बार वहां बुलडोजर लेके कुछ हफ्ते पहले पहुंचे थे, कल जला डाला रात में उन्होंने। उस अपना आपका तुम्हारे फ्रीडम सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर जिसने आज़ादी दिलाई, उसका घर जला दिया। शेख हसीना का मुख्य पार्टी का हेड ऑफिस जला दिया। एक हिंदू आदमी की लिंचिंग हो गई। ये सब कुछ रात भर में वहां पर हो रहा है। मांग क्या है आप पूछेंगे? शेख हसीना को हमारे हवाले करो, शेख हसीना को हमारे हवाले करो भारत के खिलाफ। दूसरा, बांग्लादेश ये जो जुलाई में पिछले साल जो ये तथाकथित तख्ता पलट हुआ, इसमें एक यूथ लीडर था, उसका नाम है उस्मान हादी। उसको वो मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा था कुछ दिनों पहले, उसको किसी ने गोली मार दी और गोली मारी सर में उसको। वो आदमी, उसको बचाने के बड़े प्रयास हुए। उसको आप सोचिए कि वो यूथ लीडर कहा जा रहा है, लेकिन उसका क्या वहाँ पर हो सकता है पॉपुलर हो। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने उसको एयरलिफ्ट करके विदेश भेजा भाई बचाने के लिए, कि उसका उपचार शायद सिंगापुर या कहीं कराया जाए। उसकी मौत हो गई और उसके बाद ये दंगाई सड़कों पर उतर आए कि किसने मारा इसको, उसको पहले आप ढूंढो। तो ये 2-3 मुद्दे हैं। शेख हसीना भारत बांग्लादेश को दे। दूसरा, शेख मुजीब और उनके परिवार के खिलाफ तो हिंसा चली रही है, उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ। फिर इस व्यक्ति की मृत्यु और हो गई। फिर ये हिंदू लड़के को कल क्यों मारा, जान से मारा और जला दिया, पेड़ से बांध के जला दिया, क्यों कर दिया? कि इसने गुस्ताख नबी किया, इस आरोप में। अब जब ये आग लगी हो तो इसमें तो कुछ भी कर दो और आरोप कुछ भी लगा दो। भारत विरोधी नारे लगाते हुए कट्टरपंथियों की जमात, इस वक्त की खबर आपको बता रहा हूं, इंडियन हाई कमीशन की तरफ बढ़ रही है और वहां ऐसे हालात बन चुके हैं, पुलिस ने किसी तरह इनको 2-3 दिन रोका और उसके बाद भारत ने अपने वीजा सेंटर बंद कर दिए बांग्लादेश के अंदर। 36 घंटों में 4 भारतीय राजनयिकों को टारगेट किया जा चुका है, टारगेटेड अटैक। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार के दफ्तर में जाकर लोगों ने तोड़फोड़ कर दी और फिर उसको आग लगा दी। सेना को उतारना पड़ा। सेना ने मीडिया हाउस के दफ्तर में मीडिया कर्मियों को बचाया किसी तरीके से। फिर उसके बाद ये प्रोथोम अली नाम से एक मीडिया हाउस था, वहां पर बांग्लादेश के से जो तस्वीरें आ रही हैं, पूरी दुनिया इस पर क्या कह रही होगी इस पर, या पता नहीं दुनिया के इस हिस्से में कुछ गलत होता है तो फरवरी में चुनाव है सर, फरवरी में चुनाव है। हिंदू समुदाय के खिलाफ एक बार फिर दंगाई अटैक करने की फिराक में, जैसा पिछले साल हुआ था ढाका में, अलग अलग जगहों पर, लोकेशंस पर और जगहों पर हिंदुओं पर हमले हुए हैं। एक हिंदू युवक को तो जिंदा जला के मार दिया, मैंने आपको बताया। बांग्लादेश की आर्मी, पुलिस, सुरक्षा बल मूक दर्शक बने हुए हैं। दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई ग्राउंड जीरो पर इस वक्त होती नजर नहीं आ रही है। पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, न्यूज चैनल फूके जा रहे हैं, अखबारों के दफ्तरों पर भी जो है हमले हो रहे हैं। ये इस वक्त की हालत है। आज की तस्वीर है, अगर तो मुझे बताइएगा क्या ये आज की तस्वीर है जो वो पहुंच गए थे इंडियन हाई कमीशन, जरा चेक करके बताइएगा। बांग्लादेश के भालुका इलाके में जो है जो सबसे दर्दनाक है, ये लाइव तस्वीर मुझे बताई जाए। लाइव तस्वीर है ये भीड़ जो है ये इंडियन हाई कमीशन की तरफ बढ़ रही है और ऐसे ऐसे नारे वहां लगते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था अभी, दोबारा थोड़ा जगह का नाम दोबारा बताने दीजिए एक बार, जगह का नाम दोबारा बताने दीजिए एक बार।
थोड़ा नीचे कीजिए। जहां बांग्लादेश में जो है हिंदू युवक को जो है पीटा है और उसको मार दिया गया, भालू का इलाका। हैवानियत की तस्वीर है वहां से जो सामने आई है। एक हिंदू युवक को पहले पीट कर अधमरा किया गया, फिर दंगाइयों ने पेड़ से उसको बांधकर आग लगा दी। उसकी पहचान हुई है दीपू चंद्र दास के रूप में। वो तस्वीरें ऐसी हैं कि आपको दिखाई नहीं जा सकती। और जानकारी के मुताबिक दीपू एक स्थानीय गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा था और उस इलाके में किराए के घर पर वो रहता था। अब ढाका में कट्टरपंथियों की जमात उग्र होती जा रही है। सड़कों पर नारे लग रहे हैं, भारत के खिलाफ खुलकर नारे लग रहे हैं। और पूरी तरह ढाका पर तो पूरी तरीके से इस वक्त दंगाइयों का कब्जा है। यहां भी जो नारे लग रहे हैं वो सुना दीजिए। ये वो वही व्यक्ति जो उस्मान हादी है, उसके नाम के जो है वो नारे लग रहे हैं इस वक्त जो आप सुन रहे हैं। मंच के लोग हाँ सर, ये इंकलाब मंच बनाया था, उसका प्रवक्ता था उस्मान हादी। हाँ। और जब वो मरा तो उनका जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करी है, जो सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, उसमें लिखा है उन्होंने कि इकबाल मंच एक दक्षिणपंथी राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जो दो शेख हसीना, उसमें उन्होंने क्या लिखा, भारतीय वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष में अल्लाह ने महान क्रांतिकारी उस्मान हादी को शहीद के रूप में स्वीकार किया है। भारत के खिलाफ संघर्ष में इंकलाब मंच कर रहा है, ये चुनाव लड़ने वाले थे और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत के खिलाफ बांग्लादेश की जनता को तैयार करने में जो इंकलाब मंच की जो भूमिका थी, उसमें इस्लाम हादी का क्या योगदान था। और हम उसके जो शहीद हुआ उसके बोलेंगे नहीं, उसने जो हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते को हम चुनाव तक आगे लेकर जाने वाले हैं। मतलब हिंदुओं के खिलाफ, भारतीय लोगों के खिलाफ हम हिंसा करेंगे। अभी बात करते हैं। ये सवाल ये आ गया, अच्छा कि आपने बात बोल दी कि वो एक आदमी मारा गया, उसमें उससे भारत का क्या लेना देना। पहले वो शेख मुजीब का घर जलाया, वो वाली तस्वीर दिखा दीजिए जैसे पिछले आप इससे पहले वाला जो मुझे आप दिखा रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान का पैतृक, ये शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु, इनके महात्मा गांधी, उनके घर में आग लगा दी जाके। फिर उसके बाद अगली पिक्चर जो आप देखेंगे वो जो मीडिया हाउस में आग लगाई उसकी तस्वीर है, जहाँ पर कल रात को ये जो नेपाल में हुआ था ना जिस तरीके का, ये कल रात से बांग्लादेश में हो रहा है। सर मेरे को भी ये सवाल मेरे मन में आया, भारत ने क्या बिगाड़ा इन लोगों का? मतलब हमने अभी हाल फिलहाल में ऐसा क्या किया बांग्लादेश के खिलाफ? चलो इतनी बात समझ में आती है। इस वक्त वहाँ एक तबका है जो शेख हसीना से नफरत करता है। शेख हसीना को हमने शरण दे रखी है, हम भेज दें शेख हसीना को तो क्या होगा उनका? अंदाज़ा लगा लीजिए इन तस्वीरों को देख करके क्या किया जाएगा उनके साथ। मौत की सज़ा एक बार नहीं कई दफ़े उनको दी जा चुकी है, अभी जो सुनवाई पूरी हुई है उसमें, तो यही होना है उनके साथ। तो क्या भारत कोई भी सेंसिबल देश उस व्यक्ति को भेज सकता है? और वो हमारे साथ हमेशा अच्छे उनके रहे हैं। जो इन्होंने नारे लगाए इंडिया के खिलाफ, मैं वो आपको बता रहा हूँ। इन्होंने, जैसे मैं कुछ नारे पढ़ रहा हूँ इनके, मैंने नोट किया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। एक ने कहा, नरेंद्र मोदी तुम कान खोलकर सुन लो, ये ना तो सिक्किम है ना कश्मीर, ये बांग्लादेश है। अगर अभी भी सीमा पर हत्या करवाओगे, बांध खोलकर बाढ़ में डुबाओगे, हमारे देश के भगोड़ों को अगर अपने यहाँ पर शरण दोगे तो तुम सोच लो कि तुम्हारी दादागिरी अब नहीं चलेगी। फिर एक ने कहा कि जो लोग शेख हसीना को शरण देना चाह रहे हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, भारत की 7 सिस्टर्स जो हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, उनको हम बांग्लादेश से जोड़ देंगे। चलो साहब, इतना भी मैंने कहा किसी उत्पाती उन्मादी आदमी के दिमाग में समझ में आ सकता। एक बात तो मैं ये पढ़ के तो मैं हैरान रह गया। एक ने ये कहा कि वो हमने अभी आपको बताया था विजय दिवस, बांग्लादेश की पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर जिस दिन हुआ था, इंडियन आर्मी। एक ने कहा उसी तस्वीर पे कि ये सरेंडर मुक्ति वाहिनी के लोगों ने क्यों नहीं लिया पाकिस्तान की फौज से, ये भारतीय जनरल के सामने सरेंडर क्यों कराया है? तो ये तो हमारे देश में भारतीय सेना ने घुसकर ये काम किया। अरे तुमको आजाद देश दे दिया, उस तस्वीर से भी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए सौरभ जी, ये अब जो आपको उन्मादी भीड़ दिख रही है, ये वो वाला बंगाली मुसलमान नहीं है जिसको शेख मुजीबुर रहमान ने एक अलग देश दिया था, उनकी पहचान दी थी, जो पाकिस्तानी कट्टर रेडिकल लोगों से पीड़ित, जिनके घर की महिलाएं वो भी हिजाब पहनकर निकलती थी, जिनको पाकिस्तानी आर्मी के लोग रेप करते थे, जिन पुरुषों को वो भी दाढ़ी लगाते थे, दाढ़ी रखते थे, वो भी टोपी लगाते थे, वो भी वैसे वस्त्र पहनते थे, फिर भी वो बांग्ला बोलते थे, बांग्ला भाषी होने के नाते उनका कत्ल कर दिया जाता था, 2M दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया गया था। सेनाएं पूरी तरह से उन पूरे के पूरे लोगों को बहुत हेय दृष्टि से देखती थी। ये वो लोग नहीं है।
ये कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित संगठनों द्वारा समर्थित संगठन हैं। इसमें कोई भ्रम मत पालिए। ये जो दिख रहा है, जो अपने बाप दादा को उनकी मूर्ति पर चढ़कर पेशाब कर दें, उनकी मूर्ति हथौड़े से तोड़ दें, अपने महान संगीतकारों के घरों को आग लगा दें, वाद्य यंत्रों को कहें ये हराम हो गया, ठीक है, ये वो लोग नहीं हो सकते। और इसीलिए उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हिंदू के सामने क्यों किया, हिंदुस्तानी के सामने क्यों किया, उनकी पीड़ा आप समझिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो बांग्ला भाषी जो मुसलमान है वो खड़ा होगा और हिंदुओं के साथ मिलकर आगे अगली खबर पर जाना चाह रहा हूं सर। एक बहुत छोटी खबर, छोटी सी टिप्पणी, ये कौन लोग हैं? जमाते इस्लामी के लोग हैं, क्योंकि वही चुनाव में जा रही है। जमाते इस्लामी क्या है? जमाते इस्लामी देवबंद का ऑफशूट है, ये हमेशा भूलिएगा मत। ठीक है, जमात इस्लाम की ट्रेनिंग, ये कौन सी आइडियोलॉजी है भाई? इस्लाम की ही तो आइडियोलॉजी है जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं। अब सर एक सवाल ये है कि ये देश क्या उसी भविष्य को प्राप्त हो गया जो पाकिस्तान का हुआ, या ये यहाँ से इसका कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है, या वापस भी आ सकता है सर? लोग तो अब यही कहते हैं भाई दो देश बना, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? एक बात समझिए, हिंदुस्तान के लिए वो कह रहे हैं, ये जहाँ नारे लगा रहे हैं वो इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने उस देश को बनाया। एक तरह से समझिए, मुजीबर रहमान की बात करें, शेख हसीना की बात करें, वो सब लोग हैं। मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि भारत को एक बार फिर दखल देने का वक्त है, क्योंकि हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, सीए बनाने से कि जब प्रोसिक्यूशन के नाम पर बाहर आ जाएंगे तब आप बचाएंगे उनको? क्या करे भारत? भारत को दखल देना चाहिए अब इसमें, क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा, बड़ी आबादी जो है, जो हिंदू आबादी है, वो वहाँ पर परेशान है। जिस तरह के वो आपने दिखाए नहीं है वो विजुअल्स, वो देखिए जिस तरह से मारा गया है। हाँ। और इसको इंटरनेशनल पर भी देखिए कि ये यूनुस कहाँ से आए हैं। मोहम्मद यूनुस अमेरिका के समर्थन से यहाँ पर आए हैं ना, तो ये फिर से एक तरफ पाकिस्तान में भारत को सपोर्ट कर रहा है। बाहर दुनिया में कोई क्यों बोल रहा है? अरे एक गोरे पर कहीं वॉर होता तब आप तब देखते, पूरी एक गोरे की दुनिया जो है अमेरिका से लेकर के यूरोप सारे खड़े हो जाते हैं। हमारे लिए ये तो हमसे मांग कर रहे हैं कि भारत कुछ करे। हमें अब सर आगे बढ़ते हुए अरे ऑपरेशन कराना अभी कुछ दिनों पहले हमारे रिपोर्टर, हमारे शोएब, और आखिर वो हमारी जमीन है ना, शोएब रजा हमारे सहयोगी वहाँ गए थे जब पिछले भी कुछ दिनों हालात वहाँ खराब हुए थे। वहाँ उन्होंने हिंदू समुदाय के बहुत सारे लोगों से बात की। उन्होंने तो ये कहा कि अब हमें अगर किसी से उम्मीद है तो वो है नरेंद्र मोदी। ये शब्द थे उनके, आप सबके सामने वो बयान चला था। या तो वो कुछ करें, हमको यहाँ प्रोटेक्शन दिलवाएं किसी तरीके से, नहीं तो हमारे सामने अब और कोई चारा नहीं है कि हम भी सब कुछ बेच बाज के भारत चले जाएं बांग्लादेश। इसके अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। ये वहाँ के हिंदू खुल के कहने लगे। मुश्किल काम है। अगली खबर पे चलते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी अभी भी तैयार हो रहे हैं भारत के खिलाफ। भारत जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आतंकियों के ऊपर हम प्रहार करेंगे, उससे पाकिस्तान कैसे हर वक्त घबराए ऐसा रहता है। मैं आज आपको कुछ ऐसे बयान सुनाऊंगा। एक्चुअली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर के कल कुछ स्टेटमेंट्स भारत की तरफ से आए, रक्षा मंत्री की तरफ से आए हैं। नेवी चीफ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और आर्मी चीफ जो थे, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री, वो कल नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में थे। तो कल उन्होंने वहां से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत कम समय में और बहुत हाई इम्पैक्ट ऑपरेशन था। तो उन्होंने इसकी खूब तारीफ की कि भाई 4 दिन की लड़ाई थी, वैसे तो 3.5 ही दिन थे, तो तीन दिन में जो मार मारी पाकिस्तान को, तो वो याद रखी जाएगी। तो उसके बाद जो नेवी चीफ ने कहा ना, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, तो ये हर कुछ वक्त में हमारा कोई सेना प्रमुख जो है या कोई कमांडर या रक्षा मंत्री इस बात को दोहरा देते हैं ताकि वहां लोगों के कान खुले रहे। सुनिए। You know that Operation Sindoor is still on. 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 अरे इतना ही बहुत है। ये हमारे एडमिरल साहब की तरफ से 5 शब्द दिए, यू नो ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। वहां इसका असर क्या होता है पाकिस्तान में? वो लोग यही कह रहे हैं कि देखो कल ये इनके रक्षा मंत्री जो हैं ये नेवी के कमांडर्स से मिले, इनके नेवल चीफ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो अब भारत जो हमला करेगा ना वो समंदर से हमला करेगा। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं। पाकिस्तान इस वक्त जियोपॉलिटिकली एक ऐसे मरहले में आन पहुंचा है जो कि बड़ा तशवीशनाक है। भारत जो है उसने एक मरतबा फिर से अपनी बड़कों का आगाज कर दिया है, और याद रखिएगा कि इस मरतबा अभी भी
पाकिस्तान का ये एनालिसिस ये कहता है कि भारत अगर कोई एडवेंचर करेगा तो इस मर्तबा भारत डीप सी में वो एडवेंचर करेगा। एक फाइनल वार्निंग शॉट जो है वो लगा दिया है। क्या इस वक्त इस पूरे सिनेरियो के अंदर भारत जो है वो एक और एडवेंचर की तैयारी कर रहा है? इंडिया कह रहे हैं ना जी हम वो कर रहे हैं क्या उसे बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, ये एक चीज जो है दैट इज देयर। और जिसे आप वो कहते हैं ना, अब सारे का सारा जो रीजनल सिक्योरिटी जो है डायनेमिक्स बदल गई हैं। इंडिया भी उधर से अपना फुल वो अपनी जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है। अरे समीर जी मैं बताऊं, हम भी पाकिस्तान की बात करते हैं प्रोग्राम में थोड़ा, क्योंकि सुनाना देखते रहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास तौर पर नज़र रखनी ही चाहिए। हम जब भी बात करते हैं तो हम पाकिस्तान के भाई सेना ने क्या कर दिया, आसिम मुनी ने तख्ता पलट कर दिया, इमरान खान का क्या होगा, इनकी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इनकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, हम पाकिस्तान को हर डायमेंशन में बात करने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक खतरनाक पड़ोसी है। इनके यहाँ जब बात होती है ना सर, ये इसके अलावा बात ही नहीं करते। भारत अब हमला करेगा, भारत इस बार नेवी से हमला करेगा, इस बार उसने अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद लिए, इस बार उसने कश्मीर में टैंक पहुंचा दिए। वो तस्वीर अच्छा वो देख लीजिए। इसके बाद तो मतलब पाकिस्तान में पूछो ही ना आप क्या हालम है। अभी जो चेनाब ब्रिज बना, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कश्मीर में, एक स्पेशल आर्मी ट्रेन से टैंक और तोपें कश्मीर पहुंचाई गई हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए। कोई अंदाजा लगा सकता था कि ये काम हो सकता है? टैंक पहुंचाए गए, आर्टिलरी गन्स, तोपें, भारी भरकम साजो सामान, वो रेल मार्ग से कश्मीर घाटी में पहुंचा दिया गया, बारामूला तक पहुंचा दिया गया, वहां से बॉर्डर पहुंच जाएगा। अब वो ये भी बात कर रहे हैं। अब ये देखो भारत कर रहा है काम। ये अब ये देखकर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं डर रहा, ये देखकर तो चीन को भी डर लग रहा होगा कि भारत कहां पहुंच गया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 के बीच में, कि आज जहां कल्पना नहीं की जा सकती वहां पर आज ब्रिज बन गए हैं, टैंक्स पहुंच गए हैं और भारत की पूरी आर्मी की आर्टिलरी वहां पर स्टेब्लिश हो गई है। और वो अभी कह रहे थे कि भाई नेवल की बैठक हुई है रक्षा मंत्री लिए, तो नेवी से इस बार डीप सी से और समुद्र से अटैक करेंगे। अब इतने साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का विपक्ष नहीं पहचान पाया, पाकिस्तान के पत्रकार पहचाने ये प्रधानमंत्री मोदी कैसे काम करते हैं, वो कब क्या करते हैं, तो किसी को भनक नहीं लगती। रक्षा मंत्री नेवल की बैठक रहे तो वो कह रहे कि नेवी से हमला इस बार करेंगे। प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं और रक्षा मंत्री तो 6 बार कह चुके हैं कि भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। हमारे सीडीएस 4 बार कह चुके हैं। प्रधानमंत्री ये भी कह चुके हैं नेवी चीफ को कि इस बार आपको, पिछली बार आपको मौका नहीं मिला था, आगे मिलेगा, इस बार पूरा मौका मिलेगा। तो ये तय है कि जब, और ये बार बार इसलिए बताया जाता है कि भाई कोई ऐसी गुस्ताखी मत करना गलती से भी कि इस बार भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु के समय तो आपको आधा मारकर छोड़ के आई थी, इस बार अधमरा नहीं करेगी, इस बार पूरी तरीके से मार के आएगी। और फिर जो एरिया हम लेने की सोच रहे हैं, बड़े आराम से इस बार हम एरिया लेने वाले हैं। तो ये बार बार उनको चेताया जाता है कि आप ऐसी गलती मत करना कि फिर आपको सॉरी कहने के लिए या फिर आपको किसी और से कहने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। इस बार आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। ये बात एक्चुअली कल ही शहबाज शरीफ ने किसी अपने कार्यक्रम में फिर डींगे हाँकी। उन्होंने तो झूठ बेचना है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने यूं मारा तो और यूं जहाज गिरा दिए, तो कल भी उन्होंने कहीं कहा। तो इसके बाद वो इनके एक आदिल राजा, एक एक्स मेजर है, वो आदमी ने, उसने पहले तो ये कहा कि मुझे शर्म आ रही है मुझे इस बात पे कि मैं 3rd जनरेशन सोल्जर था इस पाकिस्तान आर्मी का। 3rd जनरेशन सोल्जर हूं मैं, मतलब मेरे दादा, मेरा बाप और मैं तीनों ने सर्व किया। मैंने कहा मैंने इस फौज के लिए, उसने कहा मैं इस फौज के लिए मैंने ये सब किया था, मेरे परिवार ने ये सब किया था। फिर जो है साहब, उसने एक तस्वीर आपको दिखाता हूं आगे, तो उसने जो बोला आपको सुना ही लेंगे। मुरीद एयरबेस पे हमला हुआ था इनके, आपको याद है? मुरीद एयरबेस पे आज तक तिरपाल बिछी हुई है हैंगर के ऊपर, वो तस्वीर होगी आपके पास। ये मुरीद एयरबेस है, आज तक तिरपाल बिछी है इस पे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अप्रैल में, मई में। अरे भाई तो बारिश कभी भी हो सकती, तो बचाव कर रहे हैं आप लोग, मजाक समझ रहे हैं। 1.5 बिलियन नहीं है ना कि उसको तुरंत रिकंस्ट्रक्शन करें। $1.5 बिलियन का खर्चा निकला पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर से, जो नुकसान हुआ $1.5 बिलियन का। कल हमने आपको बताया पाकिस्तान को मांग करनी चाहिए भारत से कि हर्जाना दे। तो इस पर आदिल राजा ने ये कहा कि ये बेशरम फौज आज तक अपने देश को झूठ बोल रही है कि तुम जीते। अरे ये वो कह रहे हैं कि भाई ये तो इस बेसिक रूल है किसी लड़ाई में, अगर तुम्हारे एयरबेसिस पर, जिसका जब मन चाह रहा है इंडिया का, जब मन चाहा, जिस एयरबेस पे चाहा उसने मिसाइल मारी है, अगर ब्रह्मोस मिसाइल, तो कौन सी लड़ाई जीते तुम? आदिल राजा की बात सुनाइए। इंडिया की स्ट्राइक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल, सिंबलिज्म
तक लिमिटेड नहीं रही जो पाकिस्तान के अंदर हुई है, बल्कि पाकिस्तान के मल्टीपल एयर फैसिलिटीज को हिट किया उन्होंने। ये 1971 के बाद सबसे बड़ा हिंदुस्तानी हमला था पाकिस्तान के अंदर घुस के जो किया। अगर ओपोनेंट के एयरफील्ड्स को क्रेटर, उसके अंदर खड्डे डाल दिए जाए और उसको नाकारा बना दिया जाए और उसके बाद वो वापस चला जाए और आप उससे बोलें कि जनाब हमारी ये एब्सोल्यूट विक्ट्री है जो आसिम मुनीर साहब बेचना चाहते हैं, तो आसिम खनीर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। वो विक्ट्री नहीं है, वो सिर्फ बयानिया मैनेजमेंट आप कर रहे हो, नैरेटिव मैनेजमेंट कर रहे हो, ये हकीकत है। लेकिन ये बात इसमें मैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी जनरलों को है जो है 100 में से 100 नंबर देता हूं। इनको नैरेटिव बनाना आता है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये मानता है कि हमने भारत से सारी जंगें जीती हैं, है कि नहीं सर? जीती होगी, मेरे को भी कोई शक नहीं, क्योंकि देखिए जनरल को फील्ड मार्शल बनाया है, जनरल को फील्ड मार्शल प्रमोट कर दिया है, तो कोई तो वजह रही होगी ना। आप अपना सेंटेंस सर अब पूरा आप क्वालिफाई करके बोलिए, नहीं तो आप ट्रोल हो जाएंगे। कंप्लीट कर लीजिए। सीरियस बोल रहे हैं क्या? पाकिस्तान में अब इसको कैसे कह सकते हैं? वही वाली कहावत है कि सोता तो जगे, जगता क्या जगे। जो सब कुछ साफ दिख रहा हो, वो सब कुछ बात हो रही है, लगातार बात हो रही है, और ये जो एयरबेस की बात हो रही है, तमाम जिस तरह की तबाही हुई है, और यदि आपको ऑपरेशन सिंदूर याद हो तो उस समय नेवी अलर्ट पर थी। वो ऑपरेशन सिंदूर यदि उस समय पॉज नहीं होता तो फिर ये कहने लायक भी ये नहीं रहते कि ये एयरबेस दिखा रहे हैं, क्योंकि जो पूरा कराची का इलाका है जिस तरह से हुआ था वो खतरनाक, कराची हार्बर पे हमला जो हुआ था, तो वही उसी से घबराए हुए हैं वो। सर ब्रेक का समय हो गया, नहीं तो मैं ये विजय सर कह रहे थे, शब्द है सिर्फ एक, विक्ट्री तो है मोरल वाली। मोरल भी नहीं है सर, मोरल ही तो खराब है वहाँ मोरल ही खराब है। मोरल विक्ट्री जो कहते हैं, क्या मोरल पे कहते हैं? उनके मोरल ही खराब है। मैं कह रहा हूँ हारते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं ये हमारी मोरल विक्ट्री। अभी धुरंधर की बात, अच्छा याद रखिएगा, धुरंधर पर एक बात करनी है आपको, पाकिस्तान से जुड़ी हुई, और जैसे कल से मैं कह रहा हूँ ना, खबर देख के मजा नहीं आया तो पैसे वापस, ऐसी खबर है। ये खबर आज बहुत देर है, एक और है, ऐसी खबर एक और है। आसिम मुनीर की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का असल नेता, असल तानाशाह आसिम मुनीर मुस्लिम दुनिया के चक्कर लगा रहा है, कई दिनों से लगा रहा है, कभी सऊदी अरब, कभी कहीं कभी कहीं। अभी ताज़ा ये गया हुआ है लीबिया। लीबिया दुनिया में मशहूर हुआ मुअम्मर गद्दाफी के नाम से। प्रोफेसर साहब और विजय जी ने इस पे बहुत विषय पे बहुत पढ़ाई की होगी। मुअम्मर गद्दाफी एक वो था, तानाशाह था। लीबिया के पास ही बहुत तेल है, और उसके प्रसिद्ध होने की कई और वजह भी थी। वो फीमेल बॉडीगार्ड्स रखता था अपने साथ। वो अमेरिका जाता था अगर, तो अमेरिका के होटल में नहीं रुकता था, वो गार्डन में टेंट लेके लगा के रुक जाया करता था। तो एक कलरफुल किस्म का आदमी था, लेकिन बहुत बुरी मौत मरा, क्योंकि वह लीबिया में स्ट्राइक की अमेरिका ने, और उसके बाद वो आदमी बेघर हो गया, और उसको इतनी अपनी जनता में इतना अनपॉपुलर था कि उसको लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर, बमबारी के बीच में, गुस्सा अमेरिका पे नहीं था जो बम मार रहा था, गुस्सा था कि ये आदमी मिल जाए हमको, और उसको ढूंढा और उसको सड़क पर नोच नोच के मार डाला था। ये मैं आपको जब इस आदमी की तस्वीर दिखा रहा हूँ आसिम मुनीर की, ये अपने देश में इतना ही नफरती कैरेक्टर बनता जा रहा है, तो ये भी इसका पता नहीं क्या होगा। तो ये घूम रहा है खैर मुस्लिम दुनिया में। अब दिक्कत क्या है कि सबको बनना है खलीफा इनमें से, कि हमारा नाम ऊंचा रहे मुस्लिम दुनिया के अंदर। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, ये आसिम मुनीर को आपने बताया कि बहुत बुरी तरह फंस गया गाजा के मुद्दे पे। कल भी आपने वहाँ एक पाकिस्तानी पत्रकार की बात सुनी थी। ट्रंप ने गाजा का पीस प्लान बना लिया। अब उस पीस प्लान के सेकंड राउंड की बारी आ चुकी है, क्योंकि लाशों की और बंधकों की अदला बदली हो गई हमास और इजराइल के बीच में। अब असल काम होना है, अब वहाँ पर एक इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती होनी है, और उससे पहले हमास को हथियार डलवाने हैं। ये काम करने के लिए ट्रंप ने कहा कि ये सारी मुस्लिम दुनिया के कुछ देश हैं, 8-10 देश, तुम अपनी फौज भेजो। उसमें सबसे पहले यस सर कर दिया पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर ने, और उस वक्त यस सर करके फंस गए, क्योंकि उसके बाद इनके अपने शहरों में दंगे हो गए गाजा के समर्थन में। अब वो किसी तरह इस चक्कर में है कि मुझे कोई इस झंझट से निकाले, तो वो यही बात करने के लिए दुनिया भर के मुस्लिम नेताओं से मुलाकातें कर रहा है कि भाई तुम भेज दो यार मेरी जगह, मुझे किसी तरह बचा लो। अब इनको ट्रंप से मिलने भी जाना है, ट्रंप को ना करने की हिम्मत है नहीं, हेडमास्टर को ना कैसे कर दे वो अपने। ये प्रॉब्लम वहाँ चल रही है। इस पर एक पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़े अच्छे शब्दों में इनके असमंजस को जाहिर किया है। सोना जी, तो मेरे पाकिस्तानियों, समझने की बात यह है कि कब तक खैर मनाएंगे। टेटवा दबाना शुरू कर दिया तो मेरे पाकिस्तानियों कब तक खैर मनाएगा, दिन गिने जा चुके हैं इंशाल्लाह। तो इसके लिए आगे कुआं है, पीछे आग है।
अब मेरे पाकिस्तानियों, जब अमेरिका डू मोर कहता है ना, तो आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। अमेरिका ने डू मोर कह दिया है और इनके पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं। दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। तो मेरे पाकिस्तानियों, समझने की बात यह है कि कब तक खैर मनाएंगे। इधर सरमायाकारी नहीं आ रही, उधर ट्रंप ने टेटवा दबाना शुरू कर दिया। तो मेरे पाकिस्तानियों, कब तक खैर मनाएगा? दिन गिने जा चुके हैं इंशाल्लाह। ये अगर ये कर गया काम, क्योंकि ये मुझे लगता है कर जाएगा, फौज भेज देगा, ये ज्यादा फंसेगा। ये अपनी फौज के अंदर गैर मकबूल होगा और ज्यादा। तो इसके लिए आगे कुआं है, पीछे आग है। ये तायात वाली कहानियां इधर ही रह जाएंगी। अब इन साहब ने सभी कुछ कह दिया, छोड़ा कुछ नहीं इन्होंने, लेकिन इन्होंने 2-3 शब्द इस्तेमाल किए। तो टेटवा दबा लिया, मतलब कि ग्रिप में है ये आदमी अभी ट्रंप के। और अमेरिका, इन्होंने कहा, मुझे जो सबसे पसंद आया डायलॉग त्रिपाठी जी, कि अमेरिका, जब अमेरिका कहता है डू मोर तो ऑप्शन नहीं होता, और वो क्या ट्रंप ने कह दिया डू मोर, मतलब फौज भेजो तो भेजो। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि टेटुआ दबा दिया है, मतलब कि बहुत दबाव में, दबाव नहीं होता है, वो अचानक दिन से हलक, बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। मतलब ये जो कह रहे हैं, तो देश ही की स्थिति वही है। वो कोई आसिम मुनीर का नहीं टेटुआ दबा दिया है, वो पाकिस्तान का है हाल ये। और अब आप क्या कहेंगे? आप तो बड़ी बड़ी बातें करके चले आए हैं। आप तो ये कह रहे थे कि हमारे पास लड़ाके बड़े शानदार हैं, हम तो देखिए सब कुछ हमारी तैयारी है, बस पैसा थोड़ा देते जाओ। तो जब काम का बयाना आपने ले लिया, तब तो आपको कुछ भी करके करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई बयाना मत पकड़ो अगर ताकत नहीं है। पैसे लिए हैं, साफ साफ लिए हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, डॉलर जब ले लिया, $1.25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट माइनिंग में लिया है, तो फिर कुव्वत हो या ना हो, आपको करना तो पड़ेगा। अब किस हाल में करोगे, कैसे करोगे, उसका पाकिस्तान में क्या स्थिति बनेगी। और मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि देखिए हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि ये मुल्क जो है ना, वो इतिहास बनने जा रहा है। ये जिस तरफ जा रहे हैं, ये बीच बीच में थोड़ा रुक जाता है मामला, लेकिन हम तो इस मामले में ट्रंप को, जिसको कहते हैं, फुल मार्क दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो नहीं करना चाहिए अमेरिकी राष्ट्रपति को एक आतंकवादी मुल्क के साथ, लेकिन अच्छा है जब वो पीक पर ले जाएंगे तभी तो वहां पहुंचेगा ना। इसलिए पहाड़ी की चोटी पर ले जा रहा धक्का देने। मैं इसीलिए कह रहा हूं थैंक यू ट्रंप, इस मामले में तो अच्छा है। ओके, चलिए अब एक दूसरी खबर साहब, ये मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया इस खबर में। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन दौरे अगर बड़े देशों में होते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, छोटे देशों में जाते हैं तो हम लोग भी कम बात करते हैं। लेकिन कल वो जिस देश में गए, ओमान, जहाँ से लौट गए, अब तो ओमान लास्ट विजिट था उनका, तो अभी आपको एक नक्शा दिखाऊंगा। ओमान का नक्शा दिखा दीजिए जरा स्क्रीन पे। एक नक्शा है आपके पास, इंडिया ओमान, ये है। हाँ, इसको स्क्रीन पे रखिएगा आप। वो लाल, वो ये दिख रहा है ना आपको, एरो दिखा रहा है, ये ओमान नीचे दिख रहा है। ओमान आपको, तो हमसे कितना दूर है ये? कुछ भी नहीं। बीच में क्या है? सारा समंदर, सी। ये फ्री एक्सेस है आपकी, फ्री एक्सेस, आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। बीच में ऊपर क्या दिखाई दे रहा है हरे रंग का? ग्वादर, पाकिस्तान। पाकिस्तान के नीचे 2 शहर होते हैं, एक ग्वादर और एक कराची। दोनों जगह इसकी पोर्ट्स हैं। और उसके बगल में क्या है? ईरान। ईरान में नीचे क्या है टिप पर? चाबहार पोर्ट। आओ इससे सारा खेल समझ लीजिए। ओमान के साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कल ही। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है 98% सामान दोनों देशों का बिना किसी टैरिफ और टैक्स के एक दूसरे के देश में जा सकता है। और ये नजदीकी थी आपकी। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने जा रहा है। और ये पाकिस्तान जो बीच में है, ये ऐसे ही देखता रहेगा जब जहाज जा रहे होंगे ना, इधर से उधर और उधर से इधर, बालकनी से अपने कराची, ये अपनी बालकनी से, कराची की बालकनी से देखेगा। सुनिए सर, अभी बता रहा हूं, सर आ गया सर इसमें। ये तो हुआ इकोनॉमिक एस्पेक्ट। पाकिस्तान के एक पत्रकार की प्रधानमंत्री की ओमान विजिट पर दूसरी चिंता थी। उन्होंने कहा कि अभी तो इन्होंने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, अब ये थोड़े दिनों में मिलिट्री कोई एग्रीमेंट करेंगे और फिर वो वहां ओमान में बैठ के तुम्हारे ग्वादर को रोज देखेगा इंडिया। ये चिंता है असली। सुना एक बयान सुना दिए। तो मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि मुसलमान दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे। देखिए, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओमान के अंदर है ना, वो सिक्योरिटी ड्रिवन। इंडियन नेवी और ओमान की जो नेवी है, वो दे कैन हेल्प ईच अदर, एंड अबव ऑल ओमान कैन गिव एन अर्ली वार्निंग दे सकती है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रप्शन इन केस ऑफ दिस मेजर चोक पॉइंट। पाकिस्तान is concerned, ठीक है जी,
और ओमान ये समझता है कि वो एक बड़े प्लेयर के साथ एंगेज कर गया। इंडिया ओमान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ना, द मोर इंडियन प्रेजेंस इज देयर, इंडिया कैन वॉच बलोचिस्तान इन अ गुड वे। ये है चिंता कि आप ओमान से भारत बलूचिस्तान देखेगा। सर बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा था, और साथ साथ ये भी कि आप जो दिखा रहे हैं और उससे यदि वॉरशिप्स यदि आप डिप्लॉय कर देते हैं इस रूट में, अगर आपके ऐसे एग्रीमेंट्स हो जाएं उनसे, नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे भी इंटरनेशनल वाटर में अपने शिप्स को सुरक्षा के लिए तो आप कभी भी डिप्लॉय कर सकते हैं, तो वहाँ से कराची बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। ये भी एक चिंता है। दूसरा, ओमान के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है, और अब फ्री ट्रेड होने के साथ साथ एक और बात है कि डिफेंस कोऑपरेशन पर बात हुई है। इस प्रधानमंत्री के विजिट में भी डिफेंस कोऑपरेशन पर बात हुई कि, और प्रधानमंत्री ने बड़ा हम अपने रिश्ते को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलेंगे, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। इनकी चिंताएं जायज हैं इससे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ही वही होता है। करेक्ट सर, एक दो शब्द इस पे चिंता है पाकिस्तान की, ये सारी चिंता। और यदि आप डिप्लोमेसी अभी दुनिया की देख रहे हो तो उसमें पहला स्टेप या आखिरी स्टेप समझिए ट्रेड ही है। ट्रेड पर जब आप दोनों लोग सहमत हो जाते हैं तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर आ ही जाते हैं। और उसकी लास्ट स्टेज है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हाँ, बस उसकी लास्ट स्टेज है, तो इसलिए उनकी चिंता वाजिब है, और ये बहुत जल्दी आपको दिखेगा। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ही ये है कि सावधान रहें। बिल्कुल ठीक, मतलब यहाँ से अपनी सीमा, समुद्री सीमा से तो हम जो करेंगे उधर से भी हमारा दोस्त एक और बन वो जाएगा। ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। दुनिया में अगली जंग जहां होनी है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने अपनी बहुत बड़ी फौज वहां भेज दी है, वेनेजुएला। कल हमने आपको डिटेल में बताया था क्यों भेज रहे हैं। उन्होंने दावा ये किया कि इसके पास सबसे बड़ा तेल भंडार है और ये सारा तेल हमारा है, ट्रम्प ने कहा। और हम यहाँ, ये इसकी ज़मीनें भी हमारी थीं, तेल भी हमारा था, तेल की कंपनियां भी हमारी थीं, और ये मादुरो जो वहाँ वो भी डिक्टेटर ही है, इसने सब अमेरिका को उससे बाहर कर दिया है, तो अब वो मुझे वापस चाहिए। ट्रम्प ने खुल्लम खुल्ला कह दिया, इट्स अबाउट ऑयल। तो अब इस पर ट्रम्प साहब की अलग एक बयान आई। अब ट्रम्प है, मादुरो साहब का भी बयान है, वो भी सुनाएंगे। ट्रम्प से एक पत्रकार ने पूछा, सर दुनिया में कोई ऐसा आदमी, मैं दावे से कहता हूं हुआ ही नहीं आज तक ट्रम्प जैसा। उससे पत्रकार ने कहा कि आप वेनेजुएला पर हमला करने से पहले क्या अपनी पार्लियामेंट को बताएंगे या उनसे पूछेंगे आप उनसे? तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नीड टू बट आई विल टेल देम, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनको बता दूंगा हमला करने से पहले। लेकिन मुझे डर ये है ये लोग लीक ना कर दें खबर, मेरी पार्लियामेंट वाले ये खबर लीक ना कर दें। ट्रम्प की बात सुनाती है। Authorization from Congress for any land attacks on cartels in Venezuela? For any what? For any land attacks on drug cartels in Venezuela? I wouldn't mind telling them, but it's not a big deal. I don't have to tell them; it's been proven. But I wouldn't mind at all. I just hope they wouldn't leak it. You have people leak it. They are politicians and they leak like a sieve. But I'd have no problem doing that. तो उनकी चिंता ये मेरी पार्लियामेंट लीक ना कर दे। वैसे हमला करने के लिए मुझे क्या बताना, संसद क्या होती है, मुझे क्या बताने की जरूरत है, मैं करूंगा मुझे जो करना है। लेकिन मामला गंभीर है, हम क्योंकि ट्रम्प है तो इसलिए हम हंस दिए, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। और हमने आपको कल ये भी बताया था कि ये यूरोप से और मिडिल ईस्ट से अपनी फौजें समेट के लपेट के वहाँ सब वहीं अपने घर के बगल में लगा रहे हैं, सब अमेरिका और साउथ अमेरिका में ही तैनाती कर रहे हैं। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, अब पहले तो ये लग रहा था कि ये देश छोड़ के भागेंगे, खबरें भी आई कि कतर जा सकते हैं या तुर्की जा सकते हैं, लेकिन अब वो भी डटने वाले मूड में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने भी कुछ अपनी सैन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं और इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो ये ना सोचे कि उसको जवाब नहीं मिलेगा। हमसे बहुत बड़ा देश है और बहुत मजबूत सेना है, दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। तो मादुरो ने अपनी सेना को भी अलर्ट रहने का आदेश दे दिया है। उनका बयान भी सुना दीजिए। ये सरासर युद्ध भड़काने और उपनिवेशवादी महत्वाकांक्षा है, और हम ये बात इतनी बार कह चुके हैं कि अब हर कोई सच्चाई देख सकता है। सच्चाई सामने आ चुकी है। वे वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करके एक कठपुतली सरकार थोपना चाहते हैं जो 47 घंटे भी नहीं टिक पाएगी। वे संविधान, संप्रभुता और सारी संपत्ति सौंपकर वेनेजुएला को उपनिवेश बनाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। और इसमें इन्होंने बयान में आगे बोला कि वो तो आदमी खुल के कह रहा है कि ये सारा देश मेरा था, जमीनें मेरी हैं, तेल मेरा है, तो मतलब हम यहाँ हम पैदा यहाँ हुए तो हमारी नागरिकता किसी और देश की है। मतलब वो भी उतना ही हैरान था वो आदमी ट्रम्प के बात पे, निकोलस मादुरो, कि ये दावा कैसे कर सकते हैं कि ये वेनेजुएला हमारा और तेल हमारा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अब
आपने कहा कि ट्रंप साहब हैं इसलिए हम हंस रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब हैं इसलिए थोड़ा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे मामलों को सीरियसली भी लेकर काम कर सकते हैं और उनकी नज़र पूरी तरह से वेनेजुएला पर है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि एक तो उनकी ऑयल पर नज़र है और दूसरा सत्ता परिवर्तन में जो इनको अभी नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पीस, मचारो जी को बैठाना है इनकी जगह, वो उनको बोला बैठाने का है। तो ये क्या इनका जाना तय है मादुरो का? मोटे तौर पर मुझे लगता है कि अब इनका बहुत समय नहीं बचा है कि वो क्या ये बिना युद्ध के जाएंगे या युद्ध के बाद जाएंगे? नहीं, युद्ध तो करेंगे, लेकिन वो युद्ध ऐसा ही है केवल क्योंकि डिक्टेटर्स जो है ना धमकी जितनी देते हैं अंदर से बड़े डरते हैं, तो ये भागेगा वो उनको भागने का वो रास्ता देख रहे। अमेरिका क्या करेगा? और अमेरिका ने भी उनको रास्ता दे दिया होगा। फिर वो मचारो जी को यहाँ बैठा देगा, मचारो जी को, तो वो फर्स्ट स्टेप में तो वही काम, उनकी एक पर्सन वहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगी। हाँ ठीक, फिर वो सारा धंधा व्यापार जैसा सब इनको दे देंगे। ऐसा लगता है कि अभी तक दिस इज द प्लान। यस, और वहाँ 2 ट्रम्प टावर बनाएंगे। अरे वो तेल इतना मिलेगा उनको, तो उनकी तो अमेरिका के 200-300 साल का बंदोबस्त हो जाएगा, इतना तेल है वहां पर। अगली खबर आपको एक दे देता हूं मैं, जो युद्ध का मोर्चा चल ही रहा है अभी ज़ेलेंस्की और पुतिन साहब के बीच में, इसमें कुछ नए बयान आए हैं, वो मैं आपको बता दूं। हम सबको कई दिनों से ऐसा हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बयानों से लग रहा है कि युद्ध शायद समाप्ति की ओर जा रहा है। तो खबर ये है कि ज़ेलेंस्की साहब ने 2-3 बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने हर मुलाकात में ट्रंप से ये कहा कि मुझे नेटो का मेंबर बनाइए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो नहीं चाहते कि मैं नेटो का मेंबर बनूं, तो मैं नहीं बनूंगा। उसमें वीटो चलती है, एक सदस्य ने भी कह दिया कि ये आदमी नहीं आना चाहिए तो नहीं आएगा, भले ही 99 लोग तैयार हो, 100 में से एक ने भी कहा तो नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है अमेरिका नहीं चाहता कि मैं नेटो में आऊं, क्योंकि वो सीधे सीधे पुतिन को लाल कपड़ा दिखाने वाली बात होगी, तो वो नहीं करेंगे। तो ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं एक बात से आगाह कर देना चाहता हूं कि ये युद्ध अगर कोई रोक सकता है तो वो ट्रंप ही हैं। उनको प्रॉब्लम भी ट्रंप से है और ये भी वो जानते हैं कि रुकवा सकता है युद्ध लड़ाई को, तो वो ट्रंप है, ये बोला उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे इस वक्त जितने इशारे मिल रहे हैं रशिया से, वो सब ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई 2026 में भी जारी रहेगी। पहला जो एक बयान है पुराना इनका, वो वाला बयान सुनाइएगा। Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали. І як офіційні розпорядження їхній армії. और बदले में ट्रंप ने क्या कहा है कि हम तुमको सिक्योरिटी की गारंटी दे देंगे, लेकिन ये ऑफर तुम्हें अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बहुत टाइम तुम्हारे पास नहीं है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आपको कुछ भी लग रहा हो, पुतिन 2026 में भी जंग जारी रखेंगे। मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि यदि जो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो दिया है अभी लेटेस्ट, और जिसको ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मॉडिफाइड वर्जन है हमारा, हमने इस पर सहमति दे दी है। और रसिया भी कह रहा है, पुतिन की तरफ से भी बार बार वहाँ से क्रेमलिन से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि हम शांति समझौते के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है कहीं न कहीं ये जो है वो दोनों एक जगह पर आकर के खड़े हैं। लेकिन इस बीच में हुआ क्या है कि जिसे हम कहते हैं डिप इनसाइड द कंट्री जा कर के यूक्रेन ने भी अटैक किया है, और उनका जो नेवल शिप्स का है जो है वो भी लड़ाई शुरू हो गया है। तो ये थोड़ा सा ऐसा संकेत दे रहा है कि जैसे निगोशिएशन होने से पहले हर कोई अपना एज बना लेना चाहता है। वो मुझे लगता है कि इस हासिल करने के लिए, लेकिन फिर भी दुआ करें कि ये जंग रुके, इसमें लाखों लोग मारे जा चुके हैं। आज समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर साहब आपका, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, लेकिन टाइम से 1 बजे, ठीक। आगे देखिए, ढाका में जिहादी जमात ने कैसे मचाया कोहराम। बांग्लादेश में कट्टरपंथी आग के पीछे क्या मुनीर का दिमाग है। राजधर्म दोपहर 3 बजे।